थे, इंग्लिश के प्राध्यापक हैं और बहुत अनेक पुस्तकों आपने लिखे हैं। खास करके मॉडर्न टेक्नोलॉजी और लिटरेचर को कैसे पढ़ाया जाए, ये आपके बड़े रिसर्च का विषय रहा है और इस विषय में आपने बहुत सारा काम किया है। मैं डॉक्टर दिलीप बारड़ को विनंती करता हूँ कि अपना विषय जो है उसके बारे में बात करें और कुछ अपने बारे में भी बात करेंगे। तो जो मैंने कुछ संक्षेप में परिचय बताया, तो कुछ और बात भी बताएंगे तो और अपनी बात चालू। जी, थैंक यू वेरी मच, खूब खूब आभार। मैं दिलीप बारड़, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, यहाँ भावनगर यूनिवर्सिटी है गुजरात में, स्टेट यूनिवर्सिटी है। महाराजा कृष्ण कुमार सिंह जी का नाम अभी इस यूनिवर्सिटी को दिया गया है, तो अभी वो महाराजा कृष्ण कुमार सिंह जी भावनगर यूनिवर्सिटी से जानी जाती है। और अंग्रेजी भवन का मैं अध्यक्ष और प्रोफेसर हूँ यहाँ पर। अंग्रेजी साहित्य, इंग्लिश स्टडीज, क्रिटिसिज्म वगैरह में पढ़ाता हूँ। और आज का टॉपिक जो है, द टॉपिक दैट इज गिवन टू मी आल्सो इज अबाउट मॉडर्न थियरीज ऑफ क्रिटिसिज्म। सो उस पर मुझे बात करनी है, मॉडर्न थियरीज ऑफ क्रिटिसिज्म। पहला दिन है आपका, हम जानते हैं, हमने भी रिफ्रेशर कोर्स ओरिएंटेशन प्रोग्राम किए हैं। हम नसीबदार थे कि तब फिजिकल हुआ करता था, अब सब ऑनलाइन हो रहा है। जो 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 कोई प्रकार का बोरिंग जो लगता था वो ऐसे भी लगता होगा, शायद ऑनलाइन में ज्यादा बोरिंग हो जाता होगा। और मुंबई यूनिवर्सिटी तो कंपलसरी कैमरा चालू रखवाती है, तो ये भी तकलीफ है कि चालू रखना है कैमरा। सुबह से बैठे हैं, शाम होने आई है और अभी भी कैमरे के सामने बैठना कष्टदायक भी होगा। वैसे आज पहला दिन है तो कम कष्ट लगेगा, लेकिन जब दिन बढ़ते जाएंगे तब ये कष्ट बढ़ता भी जाएगा। लेकिन ये अच्छी बात है मुंबई यूनिवर्सिटी की, मैंने बहुत सारे रिफ्रेशर कोर्सेज में व्याख्यान दिया है कि वो सभी पार्टिसिपेंट्स के कैमरे चालू रखवाते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, स्पीकर्स के लिए खास करके ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि हम जानते हैं कि आई कांटेक्ट जो है, चेहरे को देखना जो है, वो बहुत जरूरी है। हमने क्लासरूम पढ़ाई कोरोना के समय में की, तब हम परेशान इसलिए थे क्योंकि स्टूडेंट्स दिखाई नहीं देते थे। अगर हमारे श्रोता हमें दिखाई न दे तो बोलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये एक अच्छी बात है मुंबई यूनिवर्सिटी की कि वो हमारे लिए, जैसे स्पीकर्स के लिए अच्छी बात है कि वो आपके कैमरास चालू रखवाते हैं। Let us come to the topic. My topic is modern theories of criticism. I will share a presentation also. Let me share the screen and let us keep on talking while sharing the screen. Yeah, I'm sharing my screen. Yeah. Okay, so this is modern theories of criticism. Yeah. अब यहाँ पर पहले हम ये मॉडर्न क्या है वो देखें और वहां से शुरुआत करें कि हाउ वी ट्राई टू लुक एट दिस आइडिया। तो मॉडर्न का एक स्पेसिफिक डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट दी गई है अंग्रेजी साहित्य में, यूरोपियन लिटरेचर में खास करके, कि 20वीं सदी के शुरुआत में, खास करके प्रथम विश्व युद्ध के आसपास और दूसरे विश्व युद्ध के आसपास, उन दायरों में जो कुछ हुआ उसको मॉडर्न टर्म दिया जाता है। वैसे हम मॉडर्न शब्द कंटेम्पररी के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। जो सांप्रत है वो मॉडर्न है, जो आज का है वो मॉडर्न है। तो मैं दोनों तरीके से इस शब्द के आसपास रहते हुए थियरीज ऑफ क्रिटिसिज्म की बात करना चाहूंगा। क्लैरिफिकेशन इन द बिगिनिंग, मॉडर्न का अर्थ क्या है? मॉडर्न वो है जो प्रथम विश्व युद्ध के आसपास शुरू होता है, दूसरा विश्व युद्ध के आसपास खत्म होता है। खास करके यूरोप में जो परंपराएं चली साहित्य में और साहित्य विवेचन में, उनके लिए खास मॉडर्न शब्द, मॉडर्निटी शब्द दिया जाता है। वहां से पोस्ट मॉडर्न भी निकल के आता है। और दूसरा जो टर्म, सामान्य टर्म है, वो है सांप्रत, कंटेम्पररी। सो I plan to see from modern, that is 20th century, to today. आज के दिन तक भी हम देखना चाहेंगे थियरीज ऑफ क्रिटिसिज्म को। तो यहाँ पर शुरू करें तो ये जो रेंज होगी, हम थोड़ा थोड़ा देखते जाएंगे। मैथ्यू आर्नोल्ड से 1888 विक्टोरियन समय में उनके इस ऐसे, स्टडी ऑफ पोएट्री से कुछ शुरुआत होती है।
जो मॉडर्निटी की शुरुआत कही जाती है, वहां से लेके हम आगे बढ़ेंगे। टीएस एलियट पे आएंगे 1919 में, वहां से आए रिचर्ड्स का प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म 1929। फिर 30 और 40 का जो दशक है उसमें बहुत सारे ऐसे विवेचक आए जो जिसकी वजह से शायद ये पूरी सदी जो है उनको सेंचुरी ऑफ थियरीज कहा जाता है। 20th सेंचुरी को सेंचुरी ऑफ थियरीज भी बहुत लोग कहते हैं। विलियम एम्सन ने 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्विटी की बात की, विलियम विमसेट ने फैलेसीज की बात की, एलन टेट ने टेंशन इन पोएट्री की बात की, क्लियंथ ब्रुक्स ने लैंग्वेज ऑफ पैराडॉक्स वगैरह की बात की। ये सब कुछ मिला के हमें एक न्यू क्रिटिसिज्म मिलता है, मॉडर्न क्रिटिसिज्म या न्यू क्रिटिसिज्म कह सकते हैं। उसके बाद एक 50 के आसपास, 1950 के आसपास कैनेडियन क्रिटिक नॉर्थऑफ फ्राई और मॉड बॉडकिन, उनकी एक अलग प्रकार की असर आती है और वहां पर हमें एक नया थ्रेड मिलता है जिसको हम कह सकते हैं आर्किटाइपल क्रिटिसिज्म। और वहां से एक स्ट्रक्चरलिज्म का भी एक ट्रेंड शुरू होता है। स्ट्रक्चरलिज्म, सेमियोटिक्स, स्टाइलिस्टिक्स वगैरह भी थोड़ा ट्रेंडी बनते हैं इस दौरान, जो कि उनकी शुरुआत भी 1920 के आसपास फर्दिनांद दे सॉसर के साथ ही शुरू हो चुकी थी, लेकिन यहाँ पर वो क्रिटिसिज्म में एक ट्रेंड बनते हैं। और स्ट्रक्चरलिज्म के बाद पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, डेरिडा, डिकंस्ट्रक्शन की एक काफी बड़ी हवा चलती है जो आज भी उसकी असर हमें दिखाई देती है। फिर उनमें से डेरिडा के डिकंस्ट्रक्शन से निकल के आता जो है इको क्रिटिसिज्म, फेमिनिज्म या इको फेमिनिज्म, साइकोलॉजिकल स्टडी हम कहे, पोस्ट कॉलोनियलिज्म, वहां से हम निकल के आते हैं। और हमारे समय के नजदीक आते आते हमें न्यू हिस्टोरिसिज्म, कल्चरल स्टडीज और डिजिटल ह्यूमैनिटीज दिखने को मिल रहे हैं अभी तक। तो इस रेंज में हम आज मॉडर्न थियरीज की बात करना चाहेंगे। तो पहले मैथ्यू आर्नोल्ड की जो बात थी, मैथ्यू आर्नोल्ड से लेके टीएस एलियट तक, तो मैथ्यू आर्नोल्ड विक्टोरियन समय में थे, 1888 हमने जो समय दिया। लेकिन उस ऐसे में, स्टडी ऑफ पोएट्री नाम के ऐसे में, कुछ बातें ऐसी थी जो न्यू क्रिटिसिज्म को बहुत काम लगने वाली थी। जैसे उनका टचस्टोन मेथड था। फिर उसने बात की थी रियल एस्टिमेट की। जब हम क्रिटिसिज्म करते हैं किसी साहित्य का, तो एक सही मायना, रियल एस्टिमेट तक कैसे पहुंचे। वो मैथ्यू आर्नोल्ड कहते थे कि 2 प्रकार की फैलेसीज हमें परेशान कर सकती है। एक है हिस्टोरिकल फैलेसी और दूसरी है पर्सनल फैलेसी। क्या है ये फैलेसीज? वो कहते थे कि जब कोई साहित्यकार का नाम बहुत बड़ा हो जाता है तो फिर उनका विवेचन, फेयर विवेचन करना, आलोचन करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। उसको हिस्टोरिकल फैलेसी कहते हैं। और कोई नया नया उभरता लेखक हो तो उनको हम बड़ी अच्छी दृष्टि से नहीं देखते हैं, तो उनको पर्सनल फैलेसी कहते। तो रियल एस्टीमेट तक पहुंचने के लिए इन दोनों परिमाण से दूर रहकर एक ऑब्जेक्टिव क्रिटिसिज्म की ओर आगे बढ़ने की बात मैथ्यू आर्नोल्ड ने अ स्टडी ऑफ पोएट्री में की थी। और उसी के साथ उसने डिटैचमेंट और डिसइंटरेस्टेडनेस की बात भी वहां पर की थी। ये जो शब्द थे, डिटैचमेंट, डिसइंटरेस्टेडनेस, ऑब्जेक्टिव क्रिटिसिज्म, रियल एस्टीमेट, फैलेसी से दूर रहना, इन सब के ऊपर ही न्यू क्रिटिसिज्म अपनी इमारत बनाने वाला था 20वीं सदी में, जिसको हम मॉडर्न क्रिटिसिज्म कहेंगे या न्यू क्रिटिसिज्म, कैपिटल एन कैपिटल सी के साथ न्यू क्रिटिसिज्म कहा जाता है। उसका पहला पायोनियर अगर कोई है तो वो टीएस एलियट है। उनका जो ऐसे था 1919 में पब्लिश हुआ, ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट। ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट काफी बेंचमार्क ऐसे आज भी माना जाता है। बहुत सारी बातें आउट ऑफ डेट हो चुकी है बिकॉज ऑफ टाइम एंड द चेंजिंग ऑफ द थिंग्स, बट फिर भी कुछ चीजें, जैसे मैंने 2-3 लाइनें उस ऐसे से यहाँ उठाई है जो आज भी काफी रेलेवेंट रहती है। पहली कि ऑनेस्ट क्रिटिसिज्म एंड सेंसिटिव एप्रिसिएशन shall be directed not upon the poet but upon the poet। तो अगर आपको क्रिटिसिज्म करना, आपका ऑनेस्ट क्रिटिसिज्म है और आपका सेंसिटिव एप्रिसिएशन जो है वो कवि पर नहीं होना चाहिए, वो काव्य पर होना चाहिए, कविता पे होना चाहिए। साहित्य महत्व का है, साहित्यकार महत्व के नहीं है। तो यहाँ से उसकी डीपर्सनलाइजेशन की जो उनकी पोएटिक प्रोसेस थी
जो उसी ऐसे में उसने बात की थी वो उभर के आती है। तो काफी रोमांटिक कवि जो थे, रोमांटिक विवेचक जो थे, जैसे वर्ड्सवर्थ थे, कॉलरिज थे, वो विवेचक भी थे। तो उनकी जो पोएटिक प्रोसेस थी वो थी एक्सप्रेशन ऑफ सेल्फ। रोमांटिक कवि लोगों का क्या था? एक्सप्रेशन ऑफ सेल्फ, एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनालिटी। हर कवि अपना व्यक्तित्व व्यक्त करता है अपने काव्य के अंदर। उसके बिल्कुल उलट टीएस एलियट ने बात की कि नहीं, यहां पर क्या होता है कि पोएट्री इज नॉट टर्निंग लूज ऑफ इमोशन बट एन एस्केप फ्रॉम इमोशन। इट इज नॉट द एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनालिटी बट एन एस्केप फ्रॉम पर्सनालिटी। तो काफी इंटरेस्टिंगली वो एक जो काफी पॉपुलर मायना है देखने का कि काव्य जो है वो बहुत पर्सनल चीज है, बहुत सब्जेक्टिव है, उससे काफी विमुख होकर टीएस एलियट कहते हैं कि नहीं, अच्छा साहित्य वो है जहां कवि खुद को मार देता है। क्योंकि जो साहित्य की प्रक्रिया है वो बहुत बड़ी प्रक्रिया है। अगर कवि उसकी उसकी यज्ञ वेदी पे अपनी आहुति नहीं देगा, अपने खुद की पर्सनालिटी की आहुति नहीं देगा, तो वो जो यज्ञ कार्य है, वो जो पवित्र कार्य है साहित्य लिखने का, वो कायम नहीं होगा, वो कायल नहीं होगा, वो अपनी पर्सनालिटी रिफ्लेक्ट होगी। तो पोइटिक प्रोसेस को वो डीपर्सनलाइजेशन के तौर पे मानते थे। तो नॉट ओनली क्रिटिसिज्म बट इवन राइटिंग इज वेरी ऑब्जेक्टिव इन दिस प्रोसेस। फिर हम आगे बढ़ते हैं वहां से, तो आई रिचर्ड्स नाम का एक बहुत बड़ा नाम सामने आता है। आई रिचर्ड्स प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म नाम की किताब उसने लिखी है। उनके कुछ उदाहरण भी हम देखेंगे कि वो क्या करते थे, क्या कहना चाहते थे। काफी पॉपुलर है, आपने सबने शायद थोड़ा बहुत सुना होगा कि उनका आइडिया ऐसा था कि कोई भी काव्य बिना नाम के, बिना टाइटल के या बिना लेखक के लोगों को पढ़ने के लिए दिया जाए, और उनको कहे कि आप एक रियल एस्टिमेट निकालो। आपको कवि का नाम पता नहीं है, आपको काव्य का नाम भी पता नहीं है। अगर कवि का नाम पता है तो आप उसकी या तो तारीफ करने लगोगे या उसकी आलोचना करने लगोगे। नाम पता होगा तो वो टाइटल है वो ड्राइव करेगा मीनिंग के लिए। टाइटल भी नहीं चाहिए, कवि का नाम भी नहीं चाहिए। आप वैसे ही शब्दों से बना एक शब्दों का ढेर जैसे पड़ा है काव्य, वो लो और शब्द को पढ़ो। तो प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म उसी के साथ, उसी प्रक्रिया में, इसी प्रकार से क्लोज रीडिंग ऑफ द टेक्स्ट, टेक्सचुअल एनालिसिस, टेक्सचुअल स्टडी, लैंग्वेज की स्टडी वो करना एकदम क्लोजली। उस टेक्स्ट को सभी बाह्य उनके कनेक्शन से, उनसे काट कर, सभी बाह्य कनेक्शन से काट कर उस काव्य के शब्द को पढ़ते रहना। वही परंपरा में विलियम एम्पसन ने 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्विटी की बात की। विलियम विमसेट और मनरो ब्रियर्ट्सर्ड ने फैलेसिस की बात की, जहां पर वो कहते हैं कि इंटेंशनल फैलेसिस से बचना है। मतलब कि काव्य के अंदर लोग ये कहते हैं कि कवि कहना क्या चाहते हैं, वो इंटेंशन है कवि का। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि वो हमें नहीं देखना है, वो इंटेंशनल फैलेसी। आपको हमें देखना है कि काव्य क्या कहता है, नहीं कि कवि क्या कहना चाहते हैं। तो वो इंटेंशनल फैलेसी से मुक्त कैसे हो, उसकी बात विलियम विमसेट ने विवेचन में की थी। उसने अफेक्टिव फैलेसी की भी बात की थी, जहां पर वो कहते थे कि काव्य की हमारे ऊपर इमोशनल असर क्या है, उससे हम बहुत ड्राइव हो जाते हैं। हम इमोशनली ड्राइव, और अगर इमोशनल अपील बहुत प्रोफाउंड हो तो हम उस काव्य की तारीफ करने लगते थे। क्योंकि उस प्रकार की अफेक्टिव फैलेसी से भी मुक्त होकर हमें ऑब्जेक्टिव क्रिटिसिज्म करना होगा। एलन टेट ने टेंशन इन पोएट्री की बात की थी, और उसने कहा था कि एक्सटेंशन मतलब, उसका मतलब था, उसने लॉजिक फिलोसॉफी से शब्द लिए थे। कहना था कि लिटरल मीनिंग जो है वो एक्सटेंशन है, और मेटाफोरिकल मीनिंग जो है वो इंटेंशन है। इन दोनों के बीच का जो द्वंद है, उसके बीच में पोएट्री रहती है। लिटरल मीनिंग और मेटाफोरिकल मीनिंग का द्वंद जो है, उसके बीच में कहीं पर काव्य अपना रूप निखारता रहता है, वो बात थी। और क्लिंथ ब्रुक्स ने बात की थी लैंग्वेज ऑफ पैराडॉक्स की काव्य की भाषा पैराडॉक्स से भरपूर रहती है। तो ये सब मिलके न्यू क्रिटिसिज्म हमें देते थे और कहते थे कैसे काव्य को पढ़ा जाए।
लेट अस सी एग्जांपल, कुछ उदाहरण के तौर पे देखते हुए आगे बढ़ते जाए। तो एग्जांपल अगर हम देखें तो इस काव्य, ये जो काव्य है उसकी बात उसकी पसंदगी आई रिचर्ड्स ने अपने काव्य में, हमने अपनी किताब प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म में की थी। जैसे वो नाम नहीं देते, कवि का नाम भी नहीं देते, और वो यहाँ पर सीधे तौर पे काव्य लगा देते हैं और कहते हैं कि पढ़ो इसको। तो ये जो काव्य हमारे सामने है उसको हम वैसे ही पढ़े जैसे कि उसकी टाइटल का पता नहीं है, लेखक का भी पता नहीं, समय भी पता नहीं है कब लिखा गया है, कुछ नहीं। जैसे हेल्थ, रिंगिंग हेल्थ अनटू द किंग ऑफ ऑल आवर हार्ट्स टुडे। नाउ जब इसकी चर्चा वो करते थे अपनी किताब में, तो वो कहते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या है इसमें। और हम भी जब इसकी चर्चा हमारे क्लास में करते हैं तब भी हम स्टूडेंट्स को पूछते थे कि आप बताइए कि इस काव्य का स्पीकर कौन है, स्पीकर कौन है और लिसनर कौन है। जैसे सादा प्रश्न पूछा जाए कि ये आवाज किसकी है, तो जैसे किंग शब्द आता है तो काफी स्टूडेंट्स कहते हैं किसी राजा के लिए ये काव्य लिखा गया है। फिर कहते हैं कि नहीं, ये तो किंग ऑफ अवर हार्ट्स है, किंग ऑफ अवर हार्ट्स, हमारे हमारे हृदय पे जो राज करता है उसकी बात है। तो वो कौन होता है, क्योंकि वो तो हमारा दोस्त होता है, हमारे दोस्त। तो किंग ऑफ अवर हार्ट इज अ फ्रेंड, दिस पोयम इज रिटन टू अ फ्रेंड बाय अ फ्रेंड। तो इसकी आवाज जो है एक दोस्त बोलता है अपने दोस्त की, किसी एनिवर्सरी है, जन्मदिन है, उस पर उसके अंदर एक उन्माद है, आनंद है, उसको व्यक्त करते हुए वो ये पोयम लिखते हैं। लेकिन आई रिचर्ड्स कहते हैं कि बहुत बार ऐसा होता है कि कवि जो है वो मेटाफर के यूज में भटक जाते हैं, या उनका जो यूफोरिया होता है, उनका जो उन्माद होता है, उसकी वजह से वो मेटाफर को बराबर अपने काव्य में एडजस्ट नहीं कर पाते। जैसे यहाँ पर ये हुआ कि mirthful spring woven of the lightning of the nights of spring and dawn the only listener। तो ये बात ये है कि आज हमारे दोस्त के लिए हम एक गीत गाते हैं और ये माहौल ऐसा बना है कि पूरा समुद्र जो है वो हार्प बना है। समुद्र जो है हार्प, हार्प एक जैसे सितार होता है, सितार उसी प्रकार का एक वाजिंत्र है, एक म्यूजिक का वाजिंत्र है। वो थोड़ा विशाल होता है, तो समुद्र के साथ उसको कंपेयर किया गया। और उनकी जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग है वो विभिन्न है, और वो जो स्ट्रिंग है वो लाइटनिंग, बिजली है, बिजली, कड़कती बिजली है। वो स्प्रिंग की रात्रियों की बिजली है। और ये जो म्यूजिक बनता है वो कौन सुन रहा है, तो कि डॉन, बरोड, बरोड अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह बरोड जो है वो उसको सुन रहा है। अब यहाँ दिक्कत क्या है इस प्रॉब्लम, इस पोयम को पढ़ने में वैसे दिक्कत क्या है। तो आई रिचर्ड्स कहते हैं कि पहले तो जो स्ट्रिंग जो है वो विभिन्न नहीं होती है, वो स्ट्रंग होती है, वो स्ट्रंग होती है। तो ये जो विभिन्न शब्द जो इस्तेमाल किया वो गलत शब्द स्ट्रिंग के साथ इस्तेमाल किया गया है। फिर बात आती है लाइटनिंग की। रात्रि की अगर लाइटनिंग है, मध्य रात्रि की लाइटनिंग है, तो वो कहते हैं कि स्प्रिंग के समय में लाइटनिंग नहीं होती। स्प्रिंग की जो बारिश है वो इतनी तूफानी बारिश नहीं होती कि उसमें लाइटनिंग हो। तो ये जो कनेक्शन किया मेटाफर का, ये काफी प्रॉब्लमेटिक है। और तीसरी बात कि डॉन इज द लिसनर, अगर मध्य रात्रि है तो परोढ़ कैसे सुन रहा है। अभी मध्य रात्रि जाएगी, बाद में सुबह होगी, तभी कोई परोढ़ आएगी और सुनेगी, तो ये कैसे हो सकता है। तो यहाँ पर शायद एक उन्माद में, एक आनंद की अभिव्यक्ति में कवि जो है वो अपने मेटाफर्स को अच्छी तरह से एडजस्ट करने में कहीं गलती कर गए हैं। ये माइन्यूट रीडिंग ऑफ द पोयम से वो ऐसे उसमें प्रॉब्लम निकालते। फिर वो कहते हैं कि अगर ये ठीक है, ये प्रॉब्लम व्याजबी है, ये इस मेटाफर्स का कवियों को ध्यान रखना चाहिए कि वो शब्द के चयन या मेटाफर्स के चयन में कार्य रखे। लेकिन अगर एक उन्माद की जो फीलिंग है इस काव्य की, और उन्माद के अंदर अगर थोड़े कवि विचलित हो गए हैं तो वो माफी पात्र है, वो कवि तो माफी के पात्र भी थे, तो उसको पार्डन कर देना चाहिए। इस प्रकार के उसका विवेचन है इस काव्य के अंदर रहता है। फिर दूसरे एक काव्य में, जैसे एक काव्य है कि क्लाइंब क्लाउड एंड पेंसिल ऑल द ब्लू, और फिर विथ योर मिरेकलस स्टॉकेड the earth will have her joy of you and limn your beauty till it fade, puzzle the cattle at the grass, puzzle the cattle at the grass।
जब ये काव्य आयर रिचर्ड्स ने कुछ स्टूडेंट्स को दिया तो कुछ स्टूडेंट्स ने उसमें ऑब्जेक्शन उठाए कि आप कहते हैं कि क्लाउड जो है, एक बादल जो है, वो बादल जैसे उसके हाथ में पेंसिल है और वो नीचे जो अपनी छांव पड़ती है, बादल की छांव जो नीचे है, जैसे वो जमीन पर वो पेंसिल से पेंटिंग करता जाता है, इस प्रकार की विभावना कवि यहाँ करते हैं। और फिर कहते हैं, कवि कहते हैं कि बादल को कि जाओ और ये जो कैटल्स है, ये जो गाय भैंस भेड़ बकरियां जो अभी ग्रेजिंग कर रहे हैं ग्रास में, वहां जाकर उनको पजल करो, उनको पजल करो, ऐसी बात ये यहाँ कहते। तो कुछ स्टूडेंट्स ने ऑब्जेक्शन उठाया कि क्लाउड के पास तो हाथ ही नहीं होते, तो बिना हाथ के वो कैसे पेंसिल को पकड़ेंगे और किस तरह से वो ये काम करेंगे, वो कैसे पजल करेंगे कैटल को। अगर कहीं से एक ब्रीज, एक थोड़ा सा पवन अगर इस दिशा से आ गया तो बादल को किसी और दिशा में उड़ जाएगा। बादल के पास कहाँ कंट्रोल है अपना कि वो कौन सी दिशा में उड़ना है वो डिसाइड कर सके। तो ये ऑब्जेक्शन कोई उठा। आइए रिचर्ड्स कहते हैं कि इस प्रकार के ऑब्जेक्शंस वाजबी नहीं है। तो फिर वो कहते हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ लैंग्वेज, एक साइंटिफिक लैंग्वेज है और एक लिटरेरी लैंग्वेज है। जो साइंटिफिक लैंग्वेज है वो लिटरेरी लैंग्वेज है, उसके मीनिंग कॉनोटेटिव होते हैं, यहाँ पर डिनोटेटिव मीनिंग देखने हैं, यहाँ पर मेटाफोरिकल मीनिंग्स देखने हैं। काव्य की भाषा जो है वो मेटाफर की भाषा है, उसमें जो शब्द जैसे दिखाई देते हैं वैसे नहीं पढ़ने होते, उस प्रकार के उसको नहीं, वरना एम्बिग्विटी होगी। जो एप्सन ने कहा 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्विटी, वो इसलिए होती है क्योंकि हम भाषा को उसी हिसाब से देखते हैं, जैसे दिखाई देती है भाषा के। पेंसिल लेकर क्लाउड कुछ कर रहा है तो प्रश्न होता है कि कैसे क्लाउड कुछ कर सके पेंसिल लेके, उसके पास कहाँ हाथ होते हैं पेंसिल पकड़ने के लिए। तो काव्य में हम कहते हैं कि नहीं, ये सब मेटाफोरिकल लैंग्वेज है, इस भाषा को ऐसे नहीं लेना है, इस भाषा को हमें पर्सोनिफाई करना है, पर्सोनिफिकेशन देखना है। और यहाँ पर क्लाउड को पर्सोनिफाई किया गया है कि वो इंसान की तरह सोच सकता है, इंसान की तरह कार्य कर सकते। तो ये पोएट्री में अलाउड है, काव्य में, साहित्य में इस प्रकार की परमिशन दी गई है। उसको पोएटिक लिबर्टी कहते हैं कि काव्य लिखने वालों को एक पोएटिक लिबर्टी है कि वो भाषा में जो चीज निर्जीव चीज है उसको भी मानव इमोशंस दे सकते हैं, मानव की तरह कार्य करवा सकते हैं। अब ये जो बात है, ये जो बात हमने यहाँ कही कि इस तरह से वो यहाँ पर ये करते हैं, बहुत महत्व की बात। इस तरह से कि बराबर है, हम समझते हैं कि सही बात है, इसमें क्या नई बात है, बहुत पुरानी बात है कि साहित्य की भाषा जो होती है वो मेटाफोरिकल लैंग्वेज होती है, उसको आप लिटरली नहीं पढ़ सकते, लिटरली पढ़ोगे तो दिक्कतें होगी, मुश्किलें होगी। जैसे गुजराती में एक कहावत है, गुजराती में, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू विल एबल टू अंडरस्टैंड, कोशिश करूंगा हिंदी में भी अगर हो सके तो मुझसे। लेकिन गुजराती में एक कहावत है भाषा की कि मोरना इंडा चितरवा ना पड़े, मोरना इंडा चितरवा ना पड़े। मोर मतलब पीकॉक, पीकॉक मोर तो पहचाना। उसके अंडे जो होते हैं उसको हमें पेंटिंग नहीं करनी पड़ती, वो उसके जो छोटे मोर निकलेंगे या ढेल निकलेंगी वो भी रंग बेरंगीन ही होंगी, हमारे पेंटिंग के बगैर भी। मोरना इंडा चितरवा न पड़ना, इसका अर्थ बिल्कुल ऐसा है कि जैसे पिताजी वैसे बच्चे, जैसे माँ बाप वैसे बच्चे, ये उसका अर्थ है। कहावत का अर्थ क्या है? जैसे माँ बाप वैसे बच्चे, लाइक फादर लाइक सन, लाइक मदर लाइक डॉटर, वो उस प्रकार का इसमें ना। उसका जो अर्थ है उसमें न तो पिकॉक है ना कुछ भी वहां पर नहीं है, पिकॉक की कोई बात ही नहीं आती, फिर भी भाषा में इसका इस्तेमाल होता है। इमेजिन कीजिए कि यहाँ भावनगर जहां पर मैं हूं वहां ताम्रपत्र में लिखा है मोरना इंडा चितरवा न पड़े, फिर सुनामी आती है, सब ढह जाता है, 2000 साल बीत जाते हैं, 2000 साल के बाद कोई उत्खनन करने आते हैं, कोई पत्थर हाथ में आता है या ताम्रपत्र या पत्र, लिखा है मोरना इंडा चितरवा न पड़े, एंड दे रीड, दे डेसिफर द लैंग्वेज, एंड इफ दे कंक्लूड, और उनका कंक्लूजन अगर ऐसा हो, हाजी मेहुल भाई पटेल है बहुत सरस बात करी, वर्ड एवा टेटा बाप एवा बेटा, इन द कमेंट में लिखा है। तो इमेजिन कीजिए कि वो पढ़कर अगर कोई ये डिसाइड करे, कंक्लूड करे कि 2000 साल पहले भावनगर गुजरात में मोर थे, वो अंडे देते थे और ढेल नहीं देते थे। ढेल मतलब शी पीकॉक, मोर मतलब ही पीकॉक,
तो अगर ऐसा कंक्लूजन कोई करेगा तो कितना गलत होगा। कि लिखा है मोर, डेल कहाँ लिखा है? डेल मतलब शी पीकॉक, वो डेल नहीं लिखा है, मोर लिखा है। तो अगर इस तरह से वो लिटरल रीडिंग कहावत का 2000 साल के बाद करेंगे तो दिक्कत कितनी आ सकती है ना। यही हमें आज के समय में ये दिखाता है कि हम शायद पुरानी बातों को, पुराने साहित्य को हम लिटरली पढ़ने लगे हैं। हम लिटरली पढ़ने, तो हमें इसलिए आई रिचर्ड्स और न्यू क्रिटिसिज्म वाले लोग जो कहते थे कि भाई अगर वो साहित्य है, भाषा है, वो मेटाफोरिकल है, तो उसको ऐसे पढ़ो कि वो मेटाफोरिकल है, उसको ऐसे मत पढ़ो कि वो लिटरल है। तो आज हम क्यों ऐसा कर रहे हैं कि कोई पुरानी भाषा है, पुराना साहित्य है, तो उसको हम क्यों इतना लिटरली पढ़ना चाहते हैं? शायद इसलिए क्योंकि उसका मेटाफर मर चुका है, शायद हमें उसका मेटाफर याद नहीं रहा है। इसलिए अगर हम ग्रीक भाषा पढ़े या हिब्रू भाषा पढ़े या संस्कृत या प्राकृत पढ़े तो हो सकता है कि हम जिन अर्थ पर जा रहे हैं वो पढ़कर वो गलत हो सकते हैं, वो गलत हो सकते हैं, और कोई कह नहीं सकेगा कि आपने मेटाफर को लिटरली पढ़ा। और आज के दौर में आज के दौर में जब पुराने साहित्य को रिविजिट लोग करने लगे हैं, नए तरीके से पढ़ने लगे, तब ये बहुत बड़ा खतरा हमारे सामने रहता है कि क्या हम उस पुराने साहित्य का री रीडिंग कैसे करेंगे, उसका लिटरल मीनिंग, मेटाफोरिकल मीनिंग में भेद कैसे कर पाएंगे, या कुछ और एकदम ही गलत या काफी रॉन्ग नैरेटिव उसका खड़ा कर देंगे तो पता नहीं रहेगा। तो ये एक खतरे की घंटी हमें न्यू क्रिटिसिज्म से एक दूसरे तरीके से हमें यहाँ पर मिलती है। तो न्यू क्रिटिसिज्म से आगे चलते, आगे निकलते हम देखें तो वो जो पड़ाव आता है वो आता है वहां पर एक आर्कीटाइपल क्रिटिसिज्म का, जैसे मॉड बोडकिन और नॉर्थप फ्राई, दो नॉर्थप फ्राई कैनेडियन क्रिटिक थे, और उनको मिथोस ग्रीड दिया, और मिथिकल रीडिंग में भी आज ये काम लगता है। आजकल बहुत सारे मिथ्स का री राइटिंग होता है। आजकल जैसे हम जानते हैं इवन इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में भी शिव की नई कहानी लिखी गई अमीश के द्वारा, रामायण फिर से लिखी गई है, और बहुत सारे लेखक जो है वो मिथिकल स्टोरीज का री राइटिंग कर रहे हैं, और मिथ के अंदर काफी लोग रिसर्च भी कर रहे हैं आजकल। तो वहां पर ये मिथोस ग्रीड और आर्किटाइपल क्रिटिसिज्म हमें बहुत काम लग सकता है। तो आर्किटाइपल क्रिटिसिज्म क्या था, उसके अंदर के जो मायने थे वो क्या थे, वो क्या क्या करना चाहते थे। लेट मी शेयर द स्क्रीन टू सी दैट। ओके, सो नॉर्थप फ्राई का जो क्रिटिसिज्म था टाइप्स ऑफ आर्किटाइप्स के अंदर, वो ये जल्दी जल्दी मैं देख लूं क्योंकि हमें बहुत एक लंबे समय तक गुजर के पहुंचना है। तो वो ये कहते थे कि हर एक नैरेटिव को आप अलग अलग इस मिथोस ग्रिड में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें ये वेस्टर्न मॉडल है अभी, तो उसको हमें इंडियन मॉडल में डाइवर्ट कर सकते हैं अपने तरीके से। जैसे ट्रेजेडी है तो ऑटम सीजन के साथ मैच होती होगी, रोमांस है तो समर के साथ, विंटर है तो आयरनी सटायर के साथ, और कॉमेडी है तो स्प्रिंग के साथ। इंडिया में हम 6 ऋतुओं के आसपास बात करते हैं, इसलिए हमारे यहाँ पर 4 नहीं मतलब 6 ऋतु के आसपास साहित्य सर्जन हम देख सकते हैं या पढ़ भी सकते हैं। इस मिथोस ग्रिड के अलावा उसने जो बात की थी वो ये कहा था कि कॉमेडी क्या है, तो कॉमेडी स्प्रिंग के साथ अलाइन होती है, और वहां पर बर्थ ऑफ द हीरो, रिवाइवल, रिसरेक्शन की बात होती है कॉमेडी के अंदर। उसी तरह से अगर हम रोमांस देखें तो रोमांस इज कल्मिनेशन ऑफ लाइफ इन द सीजनल कैलेंडर, तो वहां मैरिज होता है, जो लव है तो वो मैरिज में परिणमित होते हैं, वो समर और रोमांस की बात है। ऑटम है तो वो ट्रेजेडी के पैरेलल, फॉल होता है, प्रोटेगोनिस्ट का फॉल ऑटम के साथ जुड़कर ट्रेजेडीज बनाते हैं। सेटायर है वो डार्क जॉनर है, तो मॉकिंग करते हैं, वो ग्रेट जॉनर या बड़ा साहित्य है, उसके ऊपर मॉकिंग साहित्य, सेटायरिकल साहित्य करते हैं, वो भी विंटर के साथ जोड़ के वो देखते हैं उनको उनके साथ। इसके अलावा उस सीजनल सर्कल के अलावा आर्किटाइपल क्रिटिसिज्म में, उसकी थियरी में क्या आता है, उसमें ये जो 5 पहलू आते हैं, 5 पहलू, उसमें एक पहला है ह्यूमन, दूसरा एनिमल, तीसरा वेजिटेशन, चौथा मिनरल्स, और 5वां वाटर।
तो इस 5 स्फीयर में को वो डिवाइड करते हैं ट्रेजिक वर्ल्ड और कॉमिक वर्ल्ड के अंदर, ह्यूमन, एनिमल, वेजिटेशन, मिनरल और वाटर को भी। तो जब वो कहते हैं कॉमेडी, द ह्यूमन वर्ल्ड जो है वो कॉमेडी में क्या होता है, तो वहां पर एक विश फुलफिलमेंट होती है, एक कम्युनिटी सेंटर्ड लाइफ होती है, बहुत सारे लोग होते हैं। तो वेस्टर्न ट्रेजेडी अगर हम देखें, शेक्सपियरियन कोई भी ट्रेजेडी ले, तो उसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, बहुत सारे कैरेक्टर्स, पैरेलल स्टोरीज चलती है, एक कम्युनिटी सेंटर्ड लाइफ बन के आती है। उसको ह्यूमन वर्ल्ड कॉमेडिक वर्ल्ड में कम्युनिटी में है। वही ह्यूमन वर्ल्ड ट्रेजेडी में क्या होता है, वो आइसोलेटेड हो जाता है, वो एकला अटूला है। तो आप कोई भी वेस्टर्न ट्रेजेडी ले, इडिपस ले या हेमलेट ले या मैकबेथ ले, तो जो हीरो है वो अकेला है, वो अपनी टिरेनी में चला जाता है, वो फॉलन हीरो है। तो वो ट्रेजिक वर्ल्ड जो है वो अकेले इंसान की कहानी है। कॉमेडिक ह्यूमन वर्ल्ड है वो कम्युनिटी के साथ जुड़कर चलने वाले लोगों की है वो कहानी है। तो उसी तरह एनिमल के वर्ल्ड में अगर देखें तो शीप या काऊ, जैसे प्राणी है, काऊ, बफेलो, शीप, तो वो डोसाइल है, पेस्टोरल है। वो हमें एक कॉमेडिक वर्ल्ड, सुख शांति की दुनिया का सिंबल दिखाते हैं। उसके सामने प्रेडेटरी एनिमल्स, वुल्व्स जैसे हो या शिकारी पशु जो है, अगर वो है तो वो प्रेडेटरी है। कोई साहित्य हम जैसे लेट मी गिव एन एग्जांपल ऑफ मैकबेथ। मैकबेथ में मध्य रात्रि को जब मैकबेथ और लेडी मैकबेथ किंग डंकन की हत्या की साजिश करते हैं, कॉन्स्पिरेसी करते हैं, उसको मारने का प्लान करते हैं, तो मैकबेथ को दूर जंगल में वुल्व्स के रोने की आवाज सुनाई देती है, वुल्व्स के रोने की आवाज आती। तो शेक्सपियर की इस दुनिया में भी हम देखें कि ये जो हंटर या प्रेडेटरी वुल्व्स है, वो सिंबॉलिकली ये कहते हैं कि अब जो होने वाला है वो बहुत ही खराब होने वाला है, ये ट्रेजेडी की ओर ले जाने वाली क्रिया का निर्देश करते रहते हैं। फिर वेजिटेशन में हम देखें तो कॉमेडिक वर्ल्ड जो है वो गार्डन्स में, पार्क्स में, रोजेस, लोटसेस में होते हैं। और ट्रेजिक वेजिटेशन वाइल्ड फॉरेस्ट या बैरन लैंड के अंदर वेजिटेशन आता है। वेजिटेशन के साथ हम मिनरल को भी देख ले, ये सिटीज और टेम्पल्स भी है, वो प्रीशियस स्टोन से, वो मिनरल रेल्म की बात करते हैं, जहां पर हमें सुख मिलता है, आनंद मिलता है, हैप्पीनेस मिलती है, कॉमेडी जीवन की मिलती है। और उसके सामने डेजर्ट हो, रूइंस हो, सिनिस्टर ज्योमेट्रिकल डिजाइन्स हो, तो वो दुख का अंदेशा करती है। साहित्य में अगर कोई कैरेक्टर भटकता हुआ यहाँ वहां पहुंच जाता है, तो शायद कोई अंदेशा मिलता है कि यहाँ उसके जीवन में खुशी आएगी या दुख आएगा, वो हम वहां से पढ़ सकते हैं। आखिरी वाला जो है वाटर वर्ल्ड जो है, वाटर वर्ल्ड में भी नदियां जो है, रिवर्स, नदियां है वो कॉमेडिक वर्ल्ड की निशानी है। और समुद्र या फ्लड्स वो जो है वो हमें एक ट्रेजिक या नेगेटिव स्फीयर की बात करते हैं। तो ये तो हमने ऊपरी तरफ से देख लिया कि आर्किटाइपल क्रिटिसिज्म में एक मिथोस ग्रीड और पूरी दुनिया को, प्राणी को, इंसानों को, जगह को, पुष्प को, सबको कैसे एक कॉमेडिक ट्रेजिक वर्ल्ड के अंदर डिवाइड करके ये देखा जाता है। अगर उसका उदाहरण देखना है हमें, जैसे उसका उदाहरण, जैसे आई एम डूइंग आर्किटाइपल स्टडी, प्रैक्टिकली आई वांट टू अप्लाई, और अगर मैं कोई फिल्म देख रहा हूँ तो फिल्म में कोई दृश्य आता है तो मैं आर्किटाइपल का इस्तेमाल करूँ तो क्या होता है। जैसे एक फिल्म, पुरानी फिल्म है, हिंदी फिल्म है, आखिरी रास्ता नाम की एक पुरानी फिल्म है, और यहाँ पर एक ग्रेवयार्ड का दृश्य है, ग्रेवयार्ड श्मशान का है। अकॉर्डिंग टू नॉर्थ ऑफ फ्राई की आर्किटाइपल डिजाइन के अनुसार श्मशान जो है वो अच्छी जगह नहीं है। वहां अगर दो पात्रों की मुलाकात होती है तो आर्किटाइपल हमें यह कहता है कि अच्छा नहीं होगा। अब ये कहानी इस तरह से मैं आवाज बंद करके बात, ये भी एक अच्छा दृश्य हमें मिलता है जो हम नॉर्थ ऑफ फ्राई के साथ में देख सकते हैं। ये सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म का एक दृश्य है, जहां पर भी एक ऐसी घटना है कि हीरो और हीरोइन जो प्रेमी है वो एक साथ नहीं है। और जैसे हर कहानी में हमें लगता है कि अगर वो दोनों एक साथ हो जाए तो अच्छी बात है। बहुत बारिश हो रही है, नदी का पुल टूटने वाला है, बाढ़ आने वाली है, फ्लड। तो ये फ्लड जो है वो तो
फ्लड जो है, फ्लड जो है वो तो फिर भी उसका ही सिंबल है। फ्लड का जो सिंबल है वो तो नेगेटिव सिंबल है। ये आर्केटाइपल रीडिंग है इस सीक्वेंस में काफी कॉन्फ्लिक्टिंग आर्केटाइप के साथ भी हमें एक जवाब देती है कि किस तरह से ये मजेदार रीडिंग हो जाता है। आर्केटाइपल रीडिंग है ऑफ लिटरेचर बिकम्स वेरी इंटरेस्टिंग when a good filmmakers are working in a very significant way on their films also. तो ये पूरी बात है आर्किटेक्ट, तो एक ट्रेंड आया है। लेकिन इसके अलावा ये एक मजेदार रीडिंग तो हमें मिलता ही है इसके अंदर, आर्किटाइपल क्रिटिसिज्म के अंदर मिथिकल रीडिंग भी हमें मिलता है। और जो मिथ के अंदर ये जो सब सिंबोलिज्म पड़े हैं हमारे मिथिकल, हमारे है या ग्रीक के है या अफ्रीकन है, सभी प्रकार के देशों के अपने मिथिकल नैरेटिव्स में किस प्रकार के प्रतीक वहां पर पड़े हैं, उसकी एक अच्छी रीडिंग नॉर्थप फ्राई से हमें मिलती है। उसके साथ आज जब बहुत तौर पे मिथिकल राइटिंग या री राइटिंग होती है तब भी ये हमें बहुत काम लगता है ये देखने के लिए भी। तो दिस वाज दिस, पर उसके साथ जो हुआ एक ट्रेंड बना उसके साथ, वो था स्ट्रक्चरलिज्म का। तो पूरा जो नैरेटिव नॉर्थप फ्राई ने यहाँ पर सेट किया, उसी प्रकार के साथ स्ट्रक्चरलिज्म भी डेवलप हुआ। स्ट्रक्चरलिज्म वगैरह भी उनके साथ डेवलप होते गए। और उसी के साथ हमें जैसे फर्दिनांद दी सॉसर थे लिंग्विस्ट, जो स्विस के लिंग्विस्ट थे लेकिन संस्कृत के भी काफी अच्छे भाष्यकार थे। उसने सभी भाषा के रूप के अंदर ये देखा कि किसी एक प्रकार का कॉमन स्केलेटन हमें इसके अंदर मिलता है सभी भाषा के अंदर। तो वहां पर उसने ये बातें बताई, जिस बात का उपयोग, लिंग्विस्टिक बात का उपयोग स्ट्रक्चरलिस्ट ने बार बार करते रहे कि किसी न किसी रूप में एक स्ट्रक्चर होता है जो कॉमनली दिखाई देता है, जो स्ट्रक्चरलिस्ट पढ़ते थे। अब इसमें जो दो तीन प्रमुख रूप से जो स्ट्रक्चरलिस्ट आए, उसने नैरेटिव डिजाइन को इस तरह से पढ़ने का प्रयास किया कि अगर उदाहरण के तौर पे देखें तो काफी अच्छी तरह से हम समझ पाएंगे कि एक स्ट्रक्चर लेते हैं, जैसे कि ए और बी दो पात्र है, ए और बी। अब ए और बी दोनों एक दूसरे के प्रेम में है और एक प्रेम कहानी बनती है, लेकिन ए और बी के जो पेरेंट्स है उनको वो रिश्ता पसंद नहीं है। और फिर क्या हो सकता है कि उनकी शादी हो या ना हो, या ट्रेजेडी हो और मृत्यु हो। तो इस स्ट्रक्चर के अंदर, इस स्ट्रक्चर में हमें क्या दिखाई देता है कि रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस, इस स्ट्रक्चर के अंदर हमें जो दिखाई देता है वो है कि एक प्रेम कहानी का एक स्ट्रक्चर मिलता है, टू कैरेक्टर्स इन लव विथ ईच अदर। और इसी स्ट्रक्चर में हमें रोमियो जूलियट दिखाई देती है। बट ये सिर्फ रोमियो जूलियट पे सीमित नहीं होती, इसी प्रकार की कहानी हर कल्चर में की गई है। सोनी महिवाल की भी कहानी है, हीर रांझा की भी ऐसे ही कहानी है, और ये कहानी बार बार कही जाती है एक दूजे के लिए। अगर हमारा पॉपुलर सिनेमा देखे तो वहां पर भी है, कयामत से कयामत तक देखे तो वहां पर है, वहां से लेके ये गोलियों की रासलीला आई वहां तक वही कहानी आती। तो यही स्ट्रक्चर में ट्रेजेडी आती है। इसी स्ट्रक्चर में हो सकता है शादी हो जाए और फिर वो कॉमेडी में रूपांतरित हो जाए, लेकिन स्ट्रक्चर फिर भी कॉमन रहता है। तो एक प्रेम कहानी का स्ट्रक्चर अगर उठाए तो उसी स्ट्रक्चर में विश्व भर की कहानियां सिमट के रह जाएगी। उसी तरह से दूसरा स्ट्रक्चर उठाते हैं तो क्या, रिवेंज का, रिवेंज बदला लेने की कहानी। अब ह्यूमन इमोशंस को बदला लेने की कहानी भी बहुत पसंद आती है, इसलिए बार बार हमारे खास करके पॉपुलर फिल्म मेकर है या पुराने साहित्यकार है, उसमें बदला लेने की कहानी पर बहुत जोर दिया है। जैसे शेक्सपियर की महान कृति है हेमलेट। हेमलेट अगर देखे तो वो भी एक रिवेंज स्टोरी है। रिवेंज, जैसे पिताजी की हत्या हुई है और लड़के के कंधों पर ये जवाबदारी है कि वो उस हत्या का बदला ले, तो रिवेंज है। और बहुत सारी कहानी अलग अलग, किसी पर ये इसकी मृत्यु हुई है, पिताजी की मृत्यु हुई है, पिताजी पे बर्डन है। कहीं पर संतानों की मृत्यु हुई है, पिताजी पे बर्डन है, उसका बदला लेने की लिए। जैसे मैकबेथ दूसरा नाटक अगर देखें हम शेक्सपियर का, तो उसमें एक मैकडफ नाम का पात्र है। मैकबेथ के अंदर मैकडफ नाम का एक कैरेक्टर है।
मैकडेफ की वाइफ और उसके उसके बच्चे को मार दिया जाता है मैकबेथ के सैनिकों के द्वारा। तो उनके ऊपर यह जवाबदारी कि मुझे मैकबेथ को मारना है, बदला लेना है मेरी वाइफ और मेरे बच्चे की हत्या का। तो वहां पिताजी बदला ले रहा है। तो इस तरह से हमें ये स्ट्रक्चर बहुत अलग अलग जगह पर मिल सकता है। स्ट्रक्चरलिस्ट हमें ये कहेंगे कि आपके पास कहानी बहुत नहीं होती है, कहानी बहुत कम होती है, उसी कहानी के इर्द गिर्द कहानियां बनती रहती। या तो आपकी भाषा बदलती है, आपका कल्चर बदलता है, पात्र बदलते हैं, नाम बदलते हैं, वरना कहानी एक सी ही रहती है। ये स्ट्रक्चरलिस्ट का देखने का तरीका है कि नए स्ट्रक्चर्स ढूंढना बहुत मुश्किल है, बहुत कम स्ट्रक्चर्स के अंदर हमारी कहानियां कही जाती है। नॉर्थप फ्राई और स्ट्रक्चरलिस्ट दोनों साथ मिलकर हमें एक समझ देते हैं कि हमारे पुराने साहित्य में पोएटिक जस्टिस क्यों हुआ करता था। पोएटिक जस्टिस जैसे एक न्याय होता है, काव्यात्मक न्याय, पोएटिक जस्टिस। जैसे उस पोएटिक जस्टिस में क्या है, जो जो जिसने बुरा किया है उसको सजा दी जाती है, मृत्यु की, या अंत खराब होता है। वो जिसने अच्छा किया है उसको रिवॉर्ड दिया जाता है। द वर्च्यू इज रिवॉर्डेड, द वाइज इज पनिश्ड। ये प्रकार की नैरेटिव चलती है। कहानी कहीं पर शुरू होती है, वो क्लाइमेक्स पे पहुंचती है, कहानी कहीं पर उसका अंत होता है। देयर इज अ बिगिनिंग, देयर इज अ मिडल, देयर इज एन एंड ऑफ अ स्टोरी। ऐसा क्यों होता है? क्यों हर कहानी की शुरुआत होती है? क्यों हर कहानी का अंत होता है? यह स्ट्रक्चर क्यों जरूरी है? वाई इज दिस स्ट्रक्चर नेसेसरी कि कहानी की कहीं शुरुआत हो, मध्य हो या अंत हो? वेल, आपके मन में यह प्रश्न आ सकता है कि बिना शुरुआत या अंत के कहानी कहे कैसे? कहानी अगर कहेंगे तो शुरुआत तो होगा नहीं। ऐसा नहीं है। अगर हम मॉडर्न साहित्य या पोस्ट मॉडर्न साहित्य देखें तो उसमें न बिगिनिंग है न एंडिंग है, उसमें सिर्फ मध्य है, उसमें मध्य। तो अगर हम सैमुअल बेकेट का फेमस नाटक वेटिंग फॉर गॉडोट उठाए तो उसमें न बिगिनिंग है न एंडिंग है। ये व्लादिमीर और एस्ट्रेगोन, ये जो दो पात्र है वो कौन है, कहां से आए हैं, कुछ पता नहीं है, कहां जाएंगे कुछ पता नहीं है। वो मध्य में एक सड़क पर राह देख रहे हैं किसी गोडो के आने की, गोदो के आने की या गॉड के आने की। पता नहीं कौन है ये गोडो, गोदो या गॉड, पर वो बस इंतजार करते रहते हैं कि कोई आएगा, बस कहानी खत्म, न शुरुआत है न अंत है। तो ये मॉडर्न पोस्ट मॉडर्न में ऐसा क्यों होने लगा कि न शुरुआत न अंत है, सिर्फ मध्य में कहीं पर कुछ हमें दिखा दिया जाता है? क्यों? ट्रेडिशनल साहित्य हमारा था, उसमें शुरुआत थी, उसमें अंत था। तो नॉर्थप फ्राई समझाते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर हमें मिला वो कुदरत से मिला है, कुदरत से। और हमारा जो पहला अनुभव इंसान के तौर पे कुदरत के साथ रहा वो भी हमारी मेमोरी में है। ये कौन कहता है? कार्ल युंग कहते हैं। कार्ल युंग ने कलेक्टिव सबकॉन्शियस की बात की। कार्ल युंग ने कलेक्टिव, क्योंकि इंसान का हर एक प्रकार का अनुभव जो प्रकृति के साथ या समाज के साथ रहा वो कहीं पर स्टोर होता है, कहीं पर उसकी एक मेमोरी बैंक बनती है, और हर एक नया जन्म लेने वाले व्यक्ति उस मेमोरी के साथ कनेक्टेड रहते हैं। तो फिर हमें वो याद क्यों नहीं आता? क्योंकि वो अनकॉन्शियस में चला जाता है। फ्रॉइड जैसे हमें कहते हैं कि वो अनकॉन्शियस में चला जाता है, इसलिए वो याद नहीं रहेगा। आपको कॉन्शियस याद रहेगा, बहुत तो सब कॉन्शियस रहेगा। कभी कभी आपके स्वप्न में अनकॉन्शियस आ जाएगा, ऊपरी तहत पर आ जाएगा, या कभी कभी आपके आपके काव्यात्मक अभिव्यक्ति में वो लीक हो सकता है, आपके ड्रीम में, आपकी लिटरेरी एक्टिविटीज में वो लीक हो सकता है। ये जो थोड़ी बात है कि साहित्यिक एक्टिविटी में वो लीक हो सकता है, वहां से नॉर्थप फ्राई बात उठा के कहते तो हमारे साहित्य में भी हमारा जो पुरातन अनुभव है प्रकृति के साथ का वो अंदर है। इसलिए जब हमने कहानी कहना शुरू किया तब हमने कुदरत से सीखा कि कुदरत में उस हर चीज की शुरुआत होती है, अपने क्लाइमेक्स पे पहुंचते फिर उसका अंत होता है। एक पान होता है, पुष्प होता है, उसका बडिंग होता है, वो बड़ा होता है, फिर वो कर जाता है, वो अंत हो जाता है। कुदरत में हर एक प्रक्रिया उस साइकिल में चलती है। उसी प्रकार से शायद हमारी साहित्य लेखन भी हमने उसी प्रकार से शुरू किया। लेकिन जब मॉडर्निस्ट आए, ये जो मॉडर्निस्ट की हम बात कर रहे हैं वो जब आए उसी समय नॉर्थप फ्राई ये सब याद कराते हैं, इसलिए हमें वो कनेक्शन मिलता है। तो उन लोगों ने ये देखा कि भाई हम कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अवर लाइफ, व्हाट इज द पर्पस ऑफ अवर लाइफ, वो तो हमें कहीं मिल नहीं रहा है। जो अस्तित्ववादी फिलोसोफर्स आए
सोरेन किरकेगार्ड से लेके सब, तो उन लोगों ने ये प्रश्न और फिर उनके जवाब नहीं मिले। बाइबल एक कहानी उन लोगों को कहती थी कि एडम और ईव को बनाया गया है, भगवान ने क्रिएट किया है, ये सब कहानी बाइबल में थी। चार्ल्स डार्विन ने आकर उसको नकार दिया, उसने कहा कि नहीं, इट इज एन एक्सीडेंट, वी हैव इवॉल्व्ड, वी आर नॉट क्रिएटेड। तो ये क्रिएशनिज्म और इवोल्यूशनिज्म की लड़ाई चलती रही। बहुत सारे विचारक, फिलोसोफर, साहित्यकार को ये साइंटिफिक आंसर या साइंटिफिक क्वेश्चनिंग ने काफी आकर्षित किया, और फिर ये जवाब कि हम कौन है, कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं यहाँ पर, क्या मकसद है हमारे जीवन का, उसके जवाब नहीं मिल रहे। इसीलिए उनकी जो फिलोसॉफी थी उसमें न तो शुरुआत है न तो अंत है, हम जहां है वहां मध्य है। तो इसलिए उनका साहित्य भी इस तरह से इन द सेंटर, इन मीडियास रेस जैसे कहते हैं ग्रीक में, उसी तरह कहीं पर बीच में हम बस त्रिशंकु की तरह लटके हुए हैं, कहाँ शुरुआत हुई कहाँ अंत होगा ये पता नहीं है। तो इसी तरह उस साहित्य के स्ट्रक्चर्स बदलने लगे हैं। तो वहां एक पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म के साथ साथ पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म भी हमें दिखाई देता है। तो वहां ये पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म जो है, वहां डेरिडा के विचार 1970 में उसके फेमस आर्टिकल के साथ हमें डेरिडियन डीकंस्ट्रक्शन देखने को मिला। उसके कुछ उदाहरण देखते हैं। लेट मी शेयर द स्क्रीन एंड लेट अस सी। हाँ, तो डेरिडा या पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट के विचार के साथ ये जो लिंग्विस्टिक्स लोग जुड़े, और साइको लिंग्विस्टिक्स नाम की एक ब्रांच जो निकल के आई उसमें से, वहां पर हमें जैक लकान या लैको, जैक लैकों और जूलिया क्रिस्टेवा जैसे लोग दिखाई देते हैं। अब जैक लैको साइकोलॉजिस्ट है, पर उसका काम साइकोलिंग्विस्टिक्स में भी उतना ही है, और जूलिया क्रिस्टेवा उनके विचार को उपयोग करते हुए साहित्य की और भाषा की ओर देखने का प्रयास वो करते हैं। जैक लैको का कहना क्या है और किस तरह से जूलिया क्रिस्टेवा उस बात का इस्तेमाल करते, वो दो पोयम के उदाहरण के साथ हम ये समझने का प्रयास करेंगे। एक कमला दास की पोयम है, एक शेक्सपियर का सोनेट है, दोनों में उस उदाहरण के साथ ये हम देखने का प्रयास करते हैं। इस पोयम के अंदर जाए उससे पहले ये एक उदाहरण भी उसी तरह से देखें कि सेमियोटिक्स या पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट की क्वेश्चनिंग किस प्रकार से सीखी। तो जैसे एक सेंटेंस अगर हम बनाते हैं, एक सेंटेंस में अगर अभी बोलता हूं कि एक अंग्रेजी का एक सेंटेंस अगर हम बनाए कि SRK हिट्स ओम रन, चलो मैं चैट में भी उसको लगा देता हूं ताकि पढ़ भी सके तो सब लोग। SRK चैट में लिखता हूं मैं, SRK हिट्स ओम रन। इस प्रकार के एक ये सेंटेंस है, SRK हिट्स ओम रन। आप में से कोई भी कोशिश करके कह सकते हैं कि आप इसका क्या मतलब इसमें देखते हैं, इस भाषा का क्या मतलब हमें दिखाई देता है। जैसे मैंने लिखा है, मैंने एपोस्ट्रोफी ओम लिखा है, एपोस्ट्रोफी करके ओम, यो गलती नहीं है, उसी तरह से लिखा है एपोस्ट्रोफी OM रन। तो कोई कमेंट भी कर सकते हैं या अनम्यूट करके भी आप बता सकते हैं कि आपके लिए इसका अर्थ क्या हो सकता है। और इसका संदर्भ क्या हो सकता है, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या हो सकता है, इसकी सिमेंटिक फील्ड क्या हो सकती है, सिमेंटिक फील्ड। हर एक शब्द अपने एक सिमेंटिक फील्ड के आसपास जुड़ के बनते हैं। और हाँ, ये ओम शांति ओम फिल्म के लिए तो नहीं है? ये सही है, आपका गैस काफी सही है। ओम शांति ओम फिल्म या बराबर है। चलो, SRK का मतलब शाहरुख खान, शाहरुख खान रमजान की वजह से वो हिट हुई, शाहरुख खान की वजह से वो बिग हिट हुई या ओके, काफी अच्छा। सुल्तान खान और या थैंक यू। तो अगर हम देखें कि हीट का मतलब क्या होता है, हीट मतलब किसी को मारना, हीट का मतलब किसी को मारना, लेकिन यहां हमने कहा हीट मतलब सुपर हिट हुई। तो ये हमने क्यों सोचा, क्योंकि उसके पास SRK था,
और एसआर के एक फिल्म स्टार है, ये कहीं पर हमारे मानस में था। अगर नहीं था मानस में कि एसआर के फिल्म स्टार है, उसका नाम है, तो ये अर्थ निकल ही नहीं सकता था। तो अर्थ निकला कहां से? ये इसकी सिमेंटिक्स, सेमियोलॉजी जो है वो इस प्रकार की, अर्थ कहाँ होता है? क्या वो शब्द के अंदर अर्थ होता है? तो कि नहीं, यहाँ तो शब्द जिन शब्दों के साथ आया है वहां पर उसका अर्थ है। जिन आसपास के जो शब्द है वो उनको अर्थ दे रहे, नहीं कि वो अर्थ के पास शब्द है। उनकी पहचान किसके साथ जुड़ी है? आसपास के शब्दों के साथ। अगर किसी और तरीके से हम देखें कि पुलिस इंस्पेक्टर हिट्स एंड रन्स, तो हम हिट का मतलब सुपर हिट नहीं करेंगे। वहां यहाँ सुपर हिट शब्द काफी पॉजिटिव है, वहां हिट शब्द नेगेटिव बन जाएगा। किसी को मारना वो गलत हो जाएगा। ये हिट अच्छा है कि कुछ सफलता मिली है किसी को, इस प्रकार से देखते हैं दिस उस प्रकार से। पर इसके अलावा ये जो सेंटेंस है, ये एक रिव्यू का टाइटल था जो अमेरिका के एक न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ था। मैं उसकी कॉन्टेक्स्ट की व्यापकता बढ़ा रहा हूँ, इस सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट की व्यापकता में बढ़ा रहा हूँ। तो कि एक अमेरिकी न्यूज़पेपर में ये एक रिव्यू का टाइटल था, एसआर के हिट्स होम रन। नाउ एक अमेरिका का संदर्भ निकल के आता है, तो क्या हमें कुछ और दिखाई देता है इसके अंदर? क्योंकि इसमें जो सिमेंटिक फील्ड है वो ओवरलैप होता है। एक सिनेमा का सिमेंटिक फील्ड है, उसके साथ एक दूसरी फील्ड का भी सिमेंटिक फील्ड ओवरलैप हो रहा है। अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट और ये जो ओम रन है वो ओम होम की तरह भी पढ़ा जाता है, होम रन। अगर आप होम रन क्या होता है, होम रन क्या है, किसके साथ जुड़ा है, ये अगर कोई कमेंट में दे सके या आप अनम्यूट करके बोल सके। सर ये होम या ओम जो अपना इंडियन वैल्यू है ओम का, उससे तो नहीं है रिलेटेड? नहीं, आपने कोशिश अच्छी की, लेकिन उसके साथ नहीं है। इंडियन टेरिटरी के साथ नहीं है, नहीं इसके साथ नहीं है। यस, डॉक्टर नीलेश इज राइट। डॉक्टर नीलेश ने जो कमेंट में लिखा है दैट इज एग्जैक्टली राइट। बेसबॉल, ये स्पोर्ट्स के सिमेंटिक फील्ड से आता शब्द है। स्पोर्ट्स के, बेसबॉल इज वेरी पॉपुलर इन अमेरिका। तो जैसे हमारे यहाँ क्रिकेट पॉपुलर है, तो उसकी वोकेबुलरी चलती रहती है कि उसने छक्का लगा दिया, भले वो क्रिकेट ना खेल रहा हो, लेकिन कुछ अच्छा किया तो कि उसने बाउंड्री लगा दी, या वो एलबीडब्ल्यू हो गया। जैसे कुछ अमंगल होता है तो जैसे वो सिमेंटिक फील्ड। तो बेसबॉल की सिमेंट, बेसबॉल में होम रन मतलब आप गेंद को बाहर फेंक देते हो, स्टेडियम में फेंक देते हो। तो थैंक यू डॉक्टर नीलेश दिस। तो ये अब आप देखिए कि भाषा कितनी विकट है कि अगर अलग अलग सिमेंटिक फील्ड पता नहीं है तो पूर्ण रूप से हम भाषा को समझ नहीं पाते हैं। और अगर हमें उसका स्ट्रक्चरलिस्ट एनालिस्ट या पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्टिज्म करना है तो बहुत कठिन हो जाता है। क्योंकि डेरिडा जो कहते हैं कि उसका जो फेमस सेंटेंस है कि लैंग्वेज बेयर्स विद इन इटसेल्फ द नेसेसिटी ऑफ इट्स ऑन क्रिटिक। लैंग्वेज बेयर्स विद इन इटसेल्फ द नेसेसिटी ऑफ इट्स ऑन क्रिटिक। तो भाषा अपने साथ ही अपने आप को मारने का जो तत्व है वो लेकर चलती है। आप उसको अंडरमाइन उसी से कर सकते हो, लैंग्वेज को अंडरमाइन उसी भाषा से आप कर सकते हो। तो ये समझने के लिए हमें भाषा की जो साइलेंसेस होती है, उनकी सिमियोलॉजी जो होती है, वो शब्द किन किन रूप में कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे उपयोग हो सकता है वो भी देखना पड़ता है। जैसे हम शब्द देखे बैट, BAT, बैट की अगर लोग जब बात करें कि बैट का मतलब क्या है, तो अगर मैं सिर्फ आपको एक डिक्शनरी है मेरे पास, लेट मी शेयर द स्क्रीन टू जस्ट गिव अ डिस्प्ले फ्रॉम द डिक्शनरी कि या शेयरिंग या। तो ये एक डिक्शनरी में मैंने बैट शब्द लिखाया, तो उसने मुझे ये दिखाया कि यहाँ पर 4 बैट शब्द है। आपको कौन सा बैट चाहिए? एक बैट ये है, दूसरा बैट ये दूसरा वाला बैट निकला, ये तीसरा वाला बैट ये है, और चौथा वाला बैट ये निकला।
तो ये बैट है, तो डिक्शनरी के अंदर ही बैट से 4 एंट्रीज निकल के आती है। अब आप किस बैट की बात कर रहे हो, किस तरह से उसको देखोगे, ये एक उसका एक उदाहरण। तो बैट से शुरू करके हम देखें, हर एक शब्द अगर इतने वैविध्यपूर्ण डिक्शनरी में न हो, फिर भी उसमें शक्यता ये रहती है कि उनके अर्थ तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। तो डेरिडा के मुताबिक लैंग्वेज बेयर्स विद इन इटसेल्फ द नेसेसिटी ऑफ इट्स ऑन क्रिटिक, और वहां पर मेटाफिजिक्स ऑफ प्रेजेंस की वो बात करते हैं कि हमें जो हाजिर है वो दिखाई देता है, जो हाजिर नहीं है उसको पढ़ना मुश्किल है। जैसे एसआर के हिट्स होम रन, तो जो हाजिर था वो एसआर के था, तो इसलिए हिट का पता चल गया, इसलिए ओम शांति ओम हाजिर था हमारे मन के अंदर, कॉन्शियस माइंड में तो जुड़ गया। लेकिन बेसबॉल गैर हाजिर था, वो एब्सेंट था, तो वो एब्सेंट था तो वो हम देख नहीं पाते, वो था तो सही यहीं पे, लेकिन क्योंकि हमारे मन में वो एब्सेंट था तो हमें वो दिखाई नहीं देता था। तो ये एब्सेंसेस को भी लैंग्वेज में कैसे पढ़ा जाए, वो डिकंस्ट्रक्शन के लिए काफी महत्वपूर्ण बनता जाता है। लेट अस सी नाउ 2 एग्जांपल्स जो हमने देखने की बात की थी, वो उदाहरण हम देखते हैं। या जस्ट अ मिनट, I'm just opening the screen. Yeah. Okay. तो यहाँ पर ये जो मैंने लिखा है, थोड़ा आई विल रीड सो यू विल बी एबल टू कॉम्प्रीहेंड। अगर आपका मोबाइल स्टैंडिंग है तो आप रोटेट कर देंगे तो आपको पूरी स्क्रीन दिखाई देगी। स्टैंडिंग मोबाइल होगा तो छोटा स्क्रीन होगी, रोटेट कर लेंगे तो पूरी स्क्रीन में ये पढ़ भी सकते। ये है सोनेट 18 शेक्सपियर का। उसकी लाइन, पहली लाइन है, शल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे, thou are more lovely and more temperate. This is how ये पोयम इस तरह से शुरुआत करती है इसकी, shall I compare thee to a summer's day, thou are more lovely and more temperate this। तो इसमें क्या है, किस तरह से ये बात चलती है, चलो मैं लेट मी सी। हम अगर हाँ ओके, मैं एक व्हाइट बोर्ड खोल के देखता हूं, अगर इसमें काम करेगा जूम में तो हम उस पर कोशिश करते हैं। I'm sharing a whiteboard. I don't know whether it will be reflected. Just a minute. Okay. हाँ ओके, हाँ व्हाइट बोर्ड शेयर हो रहा है। ओके, तो ये जो काव्य है, और हम पोस्ट स्ट्रक्चरल तरीके से इस मॉडर्न थियरी को इस काव्य पे अप्लाई करना चाहते हैं। तो पहली बात जो यहाँ होती है वो ये है कि यहाँ पर हम उसको बाइनरी में डिवाइड कर देते हैं, बाइनरी ऑपोजिशन। इसका बाइनरी ऑपोजिशन जो उसका है, उसमें इस बात को डिवाइड कर दिया जाता है। तो पोयम शुरू होती है, शल आई कंपेयर दी टू समर्स डे। तो जो कवि है वो प्रेमी है और अपनी प्रेमिका को वो कहते हैं कि क्या मैं तुम्हें समर के दिन के साथ कंपेयर करूं, मतलब नेचर के साथ कंपेयर करूं। इस बाइनरी ऑपोजिशन में क्या होता है कि ये जो साइड है ये प्रिविलेज्ड साइड होती है, प्रिविलेज्ड साइड, और ये अंडर प्रिविलेज्ड साइड होती है। यहाँ पर बाइनरी ऑपोजिशन जब हम डिकंस्ट्रक्टिव रीडिंग करते हैं तब प्रिविलेज्ड साइड और अंडर प्रिविलेज्ड साइड, मतलब प्रिविलेज मतलब जिसका महत्व ज्यादा है और अंडर प्रिविलेज मतलब जिसका महत्व कम है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ करें डे लिखे तो यहाँ पर होगा नाइट। जैसे हम जानते हैं कि हमारे साहित्यिक रूपक में दिन का मतलब अलग है और नाइट का मतलब भी अलग होता है। दिन की शुरुआत अच्छी होती है, और यहाँ पर अगर हम लिखे मॉर्निंग, एम फॉर मॉर्निंग करें तो यहाँ पर इवनिंग हम कर सकते हैं। जैसे ये रूपक बन जाता है, मॉर्निंग मतलब जन्म का, शुरुआत का पॉजिटिव है, इवनिंग मतलब अंत का, मृत्यु का एक सिंबल बन जाता है। जैसे प्रिविलेजिंग और
अंडर प्रिविलेजिंग की भाषा में डिकंस्ट्रक्टिव रीडिंग किया जाता है। तो यहाँ पर इसी तरह से अगर इस पोयम में हम देखें, इस पोयम का हम देखें शैल आई कंपेयर थी, तो कवि यहाँ पर क्या करते हैं, वो कहते हैं कि यहाँ पर प्रिविलेज साइड में उसकी बिलव्ड है, बिलव्ड इज ऑन दिस साइड, बिलव्ड यहाँ पर है, और नेचर जो है वो अंडर प्रिविलेज्ड है, नेचर जो है वो अंडर प्रिविलेज्ड है, मतलब वो इंफीरियर है। उसकी बात कहते हैं कि नेचर तो बदलता रहता है, तुम तो कांस्टेंट हो, तुम तो कांस्टेंट हो, कुदरत तो बदलती रहती है। तो इस तरह से इस पूरी काव्य में ये ऐसे चलते रहते हैं इस प्रकार। तो ये एक काफी अच्छा प्रेम काव्य माना जाता है कि वहां बिलव्ड को प्रशंसा की है, उसकी तारीफ की है नेचर की। फिर जब पोयम आगे बढ़ती है, ये जो सोनेट आगे बढ़ता है, तो अचानक वो वहां पर कुछ ये ऐसा कहते हैं कि तुम्हें मैं इमोर्टल कर सकता हूं। नेचर जो है वो इमोर्टल नहीं है, कुदरत बदलता रहता है, इट इज ऑलवेज चेंजिंग, बट आई कैन मेक यू इमोर्टल बाय राइटिंग अ पोयम ऑन यू। सो यहां पर अचानक क्या आ गया, राइटिंग, राइटिंग है वो प्रिविलेज, राइटिंग मतलब राइटिंग क्या है यहाँ पर, पोयम है, पोयम है वो काफी महत्व की है, और इसका महत्व बिलव्ड से भी ज्यादा है। बिलव्ड यहां चली गई, अब इस लाइन के अंदर बिलव्ड is relegated into underprivileged. What is important now? Important is writing is more important now. वही पोयम देखो, वही पोयम जो पहले बिलव्ड के लिए लिखी गई थी, वही पोयम में परिवर्तन आने लगा जब आगे हम माइन्यूट रीडिंग करते गए तो, और राइटिंग महत्व की बन गई। और फिर जब हम अचानक देखते हैं कि राइटिंग के साथ क्या है, कौन लिख रहा है, तो दूसरा ही शब्द था, शल आई कंपेयर दी। तो इसका मतलब ये कि ये जो आई है, इट इज मोर इंपोर्टेंट देन इवन पोयम। यहां पर क्या हो गया कि ये जो पोयम है, जो ऐसा लगता था कि वो पोयम बिलव्ड के लिए लिखी गई है और नेचर को वो अनादर करती है, वो न तो बिलव्ड की थी, फिर लगा कि वो पोयम की प्रशंसा कर रहे, राइटिंग की, वो भी नहीं था। आखिर में निकला ये कि ये तो प्रशंसा सिर्फ खुद की हो रही है, यहाँ पर आई की, मैं जो हूं वो महत्व का है, मेरा महत्व है। तो जैसे ये पोयम ट्रेडिशनली अगर पढ़े तो वो बिलव्ड की मानी जाती है, लेकिन डिकंस्ट्रक्टिव रीडिंग अगर हम इस पोयम का करें तो अचानक लगे कि नहीं, ये पोयम तो सिर्फ आई पर केंद्रित है, और उनकी चाबी भी उसी काव्य में थी। और कहाँ थी वो चाबी, वो एकदम दूसरे शब्द में ही शुरुआत में, लेट मी शेयर अ स्क्रीन ऑफ दिस थिंग। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि शल आई कंपेयर दी, तो ये पोयम जो है वो न तो बिलव्ड के लिए है, न राइटिंग के लिए है, ये तो खुद के लिए लिखी गई कहानी है, यह काव्य है, ये खुद की प्रशंसा का पोयम बन जाता है। तो जो ट्रेडिशनल रीडिंग था वो कैसे टूट जाता है, जो एब्सेंस था उसके अंदर, वो डिकंस्ट्रक्टिव रीडिंग में कैसे पढ़ा जाता है, उसका ये एक उदाहरण है। उसी तरह से अगर हम ये देखें कि ये जो कमला दास की पोयम जूलिया क्रिस्टेवा और जैक लैको के साथ अगर देखकर पढ़े तो उसमें हम क्या पढ़ सकते हैं, ये कि थोड़ा बड़ा कर लेता हूं इसको, कि जैक लैको कहते हैं अदरनेस ऑफ लैंग्वेज की बात करते हैं कि जो भाषा है वो हमारी नहीं है, वो बाहर की है भाषा। साइकोलिंग्विस्टिक की ओर पे वो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म या डिकंस्ट्रक्टिव रीडिंग में एक अपना प्रदान, अपनी थियरी दे रहे हैं यहाँ पर। तो ये कैसे समझे उसको, बात तो एक तरह से सही है कि कोई भी भाषा, मतलब हमारी मातृभाषा जिसे हम कहते हैं या हमारे वातावरण की भाषा जिसे कहे, वो भी हमारी नहीं है। मतलब कि जब हम जन्मे तब हम भाषा के बगैर जन्मे थे। अगर भाषा कुदरती होती तो जैसे हम काफी कुदरती अवयव के साथ जन्मे हैं, आंख, नाक, कान, हाथ, पैर के साथ, उसी तरह भाषा के साथ जन्म लेते। हमने भाषा के साथ जन्म नहीं लिया, इसका मतलब ये कि भाषा कुदरती नहीं है, भाषा कल्चरल है, वो सांस्कृतिक है। हमारे इर्द गिर्द जो संस्कृति है उनके साथ जुड़कर भाषा आती है, वही भाषा का अदरनेस है। दैट इटसेल्फ इज द अदरनेस ऑफ लैंग्वेज।
और जन्म के बाद हमें उस भाषा के साथ एडजस्ट होना पड़ता है। जब हम जन्म लेते हैं, जब भाषा नहीं होती है, तब हम रो सकते हैं, हंस सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब भाषा हमारे अंदर आरोपित होने लगती है, या कहे कि एक सॉफ्टवेयर की तरह इंस्टॉल होने लगती है, तब हम भाषा के साथ कभी भी रो या हंस नहीं सकते। रो ये तो कोई कहे कि बोलो क्या तकलीफ है, बोलो तो सही, हम कैसे कहिए बोलना ही तकलीफ है, तो रो भी नहीं सकते, रोते क्यों हो, बोलो। तो जब बच्चा भाषा विहीन रो सकता है, हंस सकता है, बड़ों के लिए भाषा के साथ काफी मुश्किल हो जाता है। तो वहां पर जैक लैको ये बात करते हैं। जूलिया क्रिस्टेवा जब इस बात को अपने 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 तरीके से इस्तेमाल करती है, तो वो कहती है कि स्त्रियों के लिए, फॉर वुमेन इट इज मोर डिफिकल्ट, बिकॉज लैंग्वेज, जो भी लैंग्वेज बनी, जो कल्चरल भाषा बनी, वो भी पैट्रियार्कल बनी, वो भी एक पुरुष सत्ताक समाज के साथ इर्द गिर्द और उनको अपने तरीके से रखते हुए एक भाषा बनती जाती है। इसलिए पुरुष के शरीर के लिए या पुरुष की कार्य प्रणाली के लिए अच्छे शब्द लगाए हैं, स्त्रियों के लिए उतने अच्छे शब्द आपको नहीं मिलेंगे। अगर हमारे किसी भी भाषा के गाली शब्द जो है, एब्यूजिव लैंग्वेज है, तो वो हमेशा स्त्री के शरीर के साथ जुड़े हुए पाए जाते हो। ऐसे बहुत सारे उदाहरण दिए जा सकते हैं, जो जूलिया क्रिस्टेवा भी उनके साथ सहमत होते हुए कहती है कि अगर पुरुष के लिए उस लैंग्वेज के साथ एडजस्ट होना मुश्किल है, तो स्त्रियों के लिए तो और भी मुश्किल है। स्त्री के लिए तो पूरा स्ट्रेंजर है वो उस भाषा को इस्तेमाल जब करती है। तो ये बात हम कमला दास के काव्य में इस्तेमाल करें ना, तो ये एक पोयम का मैंने यहाँ पर उदाहरण दिया, अभी वो वीडियो में प्ले नहीं कर रहा हूँ, पर वो जो पोयम की लाइन से वो ये है, योर बॉडी इज माई प्रिजन, आई कैन नॉट सी बियॉन्ड इट, योर डार्कनेस ब्लाइंड्स मी, योर लव वर्ड्स शट आउट द वाइज वर्ल्ड्स डीन। ऐसा पोयम में लिख, पोयम का टाइटल क्या है, कृष्ण नाम की कविता है। कृष्ण नाम की कविता में कमला दास, योर बॉडी इज माई प्रिजन, आई कैन नॉट सी बियॉन्ड इट, योर डार्कनेस ब्लाइंड्स मी, योर लव वर्ड्स शट आउट द वाइज वर्ल्ड्स डीन। नाउ इसका मतलब क्या है कि कमला दास कहना चाहती है कुछ, कृष्ण के साथ जुड़ना चाहती है, लेकिन यहाँ पर कृष्ण ही जो एक पुरुष है, वो हर स्त्री के लिए एक ऐसा प्रतीक बन जाता है कि वो अचीव करना चाहते हैं लेकिन कभी अचीव नहीं कर पाते। तो वो एक पुरुष सत्ताक भाषा का प्रतीक कृष्ण बन जाता है, जो स्त्री अपना बनाना चाहती है लेकिन बना नहीं पाती। दैट्स व्हाई योर बॉडी इज माय प्रिजन। इसलिए उसको महसूस होता है कि ये भाषा का जो प्रिजन है, उसके अंदर वो अपने घुटन महसूस कर रही है, वो अपने आप को व्यक्त नहीं कर पा रही है। शायद अगर आप कमला दास से पूछे कि क्या आप इस प्रिजन के साथ ये कहना चाहते थे कि आप इस भाषा के अंदर घुटन महसूस कर रहे, तो कमला दास शायद मना भी कर दे। कमला दास शायद ये भी कहे कि नहीं, मेरी कोई अच्छी इच्छा नहीं थी। लेकिन ये जो साइकोलिंग्विस्टिक रीडिंग है, वो कहती है कि ये इस बात की पता बोलने वाले को भी नहीं होती। इट इज नॉट पॉसिबल दैट द स्पीकर understands what they are speaking or what are the meanings of what words they are speaking. तो उस तरह से हम ये साइकोलिंग्विस्टिक रीडिंग जो 1960s-70s के आसपास है, उसी हिसाब से हम बहुत अच्छे तरीके से अलग अलग काव्य को पढ़कर उसको एप्लीकेशंस कर सकते हैं। कमिंग बैक टू दिस, तो ये डिकंस्ट्रक्टिव का हमने किया था। लेट मी रिज्यूम माय प्रेजेंटेशन, लेट मी शेयर माय स्लाइड। Just a minute. Yeah, okay. So psycholinguistic structuralist deconstruction के साथ हमने ये देखा, जो ये एक समय बढ़ता गया। आगे चलते हुए इको क्रिटिसिज्म, इको फेमिनिज्म भी आया, आज भी ये ट्रेंड चल रहा है। साइलेंट स्प्रिंग रैचल कार्सन की इस किताब से साथ शुरू हुआ। इको फेमिनिज्म में ये ऐसे जो शेरी ऑर्टनर ने लिखा, ये काफी महत्वपूर्ण है। इज फीमेल टू मेल एज नेचर इज टू कल्चर, जहां पर इको क्रिटिसिज्म के साथ इको फेमिनिज्म जुड़कर जो प्रश्न उठाते हैं और जो क्रिटिसिज्म की आवश्यकता हमारे सामने आती है, और ये किस तरह से हमें एक नया विजन देते हैं दुनिया को देखने का, कि हम नेचर को हमेशा स्त्री के रूप में देखते हैं और नेचर को बहुत बार स्त्री के रूप में ही हमारे रूपक बन जाते हैं और इस्तेमाल होता रहता है।
तो ये जो जमीन है वो जमीन एक स्त्री का स्वरूप बन जाती है, और उस पर हल चलाने वाला खेडूत किसान जो है वो पुरुष का प्रतीक बन जाता है। तो जैसे कहते हैं कि किसान क्या है, तो वो जग का तात है, इट इज द फादर ऑफ एवरीबडी, फादर। तो उसमें एक पुरुष की इमेज बन जाती है, वो हल डाली है, हल एक मेल फेलिक सिंबल बन जाता है, और पृथ्वी जो है वो स्त्री का रूप बन जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं अगर ऐसे रूपक में भी बात हो तो। लेकिन फिर क्या होता है कि अगर आप उस धरती को एक दाना दो, तो वो चुपचाप वो धरती बिना कुछ कहे आपको सौंप देगी। मतलब धरती गिवर बनती है ना। वही अपेक्षा अगर आप स्त्रियों के साथ भी रखेंगे कि स्त्री कभी मांगेगी नहीं, स्त्री हमेशा देगी, तो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, देन इट बिकम्स प्रॉब्लमेटिक। इसीलिए कुदरत के साथ स्त्री को जोड़ना और कुदरत को स्त्री के रूप में देखना काफी प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। ये आर्ग्यूमेंट शेरी बी ऑटनर इस फीमेल टू मेल एज नेचर इज टू कल्चर में करते हैं, जो हमें काफी अच्छी एक दृष्टि मिलती है थियरी में, और बहुत सारे साहित्य हम उस हिसाब से पढ़ भी सकते हैं। आगे जाते हुए पोस्ट कॉलोनियल टाइम तो 1970 से शुरू हो चुका था। इसमें एडवर्ड सईद थे, गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक थे, होमी के भाभा थे, वो बातें करते थे। लेकिन 21वीं सदी आते आते समय बदल गया। 50-60 साल हो गए, सब कंट्रीज लिबरल हो चुके थे, पॉलिटिकली फ्री हो चुके थे। अब अब कुछ मतलब नहीं था कि आज भी हम सिर्फ अंग्रेजों को गाली देते रहे। वो जो 60s 70s 80s 90s में ठीक था, तब तक ठीक था कि हम हमारी हर एक मुसीबत के लिए अंग्रेजों को गाली देते रहे। लेकिन अब जब आपका आपका अमृत काल चल रहा है, 75 ईयर्स हो चुके हैं, अमृत समय के अंदर भी अगर आपको अभी भी ऐसा लगे कि मैकोले ही मुझे परेशान करता है, ये अंग्रेज ही मुझे परेशान करते हैं, तो फिर देखने का तरीका बदलना होगा। इसीलिए 21वीं सदी के शुरुआत में 2001, 2, 3, 4 के साल में ये जो पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिक्स है वो सब कहने लगे कि अब पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज की जरूरत नहीं है, अब समय बदल गया है, अब पॉलिटिकल फ्रीडम आ गया है, अब हम वो रोना धोना अब ठीक बात नहीं है। तो फिर पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज ने क्या किया, उसका रुख किस ओर बदला? तो उसका रुख इन दो चीजों की ओर बदला। एक था ग्लोबलाइजेशन और दूसरा था क्लाइमेट चेंज की ओर उसकी दृष्टिपात होने लगी। और ग्लोबलाइजेशन में यह हुआ कि अगर एक समय यह था कि यूरोपियन कंट्रीज जो थे वो शोषण कर रहे थे, यूरोपियन कंट्रीज पूरी दुनिया का शोषण कर रहे थे, पूरी वेल्थ पूरी दुनिया से यूरोप की ओर जा रही थी, पूरी दुनिया गरीब हो रही थी, यूरोप अमीर हो रहा था। अगर ये विभावना उस समय की थी, तो 21वीं सदी में क्या होता है कि अमेरिका एक नए एम्पायर की तरह इमर्ज होता है। जब 2001 में अमेरिका के WTC टावर पे अटैक होते हैं और टावर ध्वंस होते हैं, तब प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका टेलीविजन पे आकर ये कहते हैं कि अब हमारा टेरर के साथ युद्ध शुरू हो रहा है, वॉर विथ टेररिज्म। अब दुनिया के सभी देश ये डिसाइड कर ले कि या तो आप हमारे साथ है या हमारे सामने है, तीसरा कोई विकल्प नहीं है, ऑब्जेक्टिव रहने का तरीका। इस प्रकार का एक धमकी भरा सूर जब प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका से निकल के आता है, तब दुनिया को ये लगता है कि एक नया एम्पायर इमर्ज हो रहा है। और ये जो अमेरिकन एम्पायर है वो काम कैसे करता है? वो काम करता है अपनी मल्टीनेशनल कंपनीज के द्वारा। वो अपनी मल्टीनेशनल कंपनीज से गरीब देशों, डेवलपिंग कंट्रीज पर अपना एक कब्जा जमाए रखते हैं, वहां तक कि वो उनकी डेमोक्रेसी को भी डिस्टर्ब कर सकते हैं। अगर अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनीज के अनुकूल पॉलिसीज न बने और प्राइवेट कॉरपोरेशंस के अनुकूल अगर पॉलिसी न बने, तो हो सकता है कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के कोई भी देश में फिर से चुनाव आ जाए और वो चुनाव में वही लोग जीतेंगे जो शायद अमेरिका के साथ रहना चाहेंगे। तो ये ग्लोबलाइजेशन की एक दृष्टि के साथ पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिक्स ने यहां पर ये देखना शुरू किया। वहां पी साईनाथ की जो आवाज है वो काफी महत्व की है। पी साईनाथ ने जो बात बताई है, उसने कहा कि ये जो मार्केट फंडामेंटलिज्म बन रहा है, रिलीजियस फंडामेंटलिज्म, वो टेररिज्म, वो बात ठीक है,
लेकिन ये जो नया कॉर्पोरेट वर्ल्ड का ग्लोबलाइजेशन के नाम पे मार्केट फंडामेंटलिज्म, इट डिस्ट्रॉयज मोर लाइव्स देन एनी अदर सिंपली बिकॉज it cuts across all national, cultural, geographic, religious, and other boundaries. It is much at home in Moscow as in Mumbai or Minnesota. And it says that it sits easily in Hindu, Islamic, or Christian societies, and it contributes angry, despairing recruits to the armies of all religious fundamentalism, based on the premise that the market is the solution to all the problems of the human race. It is too a very religious fundamentalism. Very religious it is. And this, it has its own gospel also. उनको अपने अपने संत भी है, जैसे संत डेवलपमेंट कहे जाते हैं, जैसे विकास स्वरूप, विकास पुरुष कहे जाते हैं. तो ये उनके नए अवतारी पुरुष है जो विकास की बातें करते हैं, डेवलपमेंट की बातें करते हैं, ग्रोथ की बातें करते हैं, चॉइस की बातें करते हैं. वो ये जो एक फंडामेंटलिज्म है, ये रिलीजियस फंडामेंटलिज्म से कहीं भी कम नहीं है. इस बात के एक ऊपर एक अच्छी सी किताब अगर आपको पढ़नी है तो वो है मोहसिन हमीद की द रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट. मोहसिन हमीद पाकिस्तानी राइटर है, उसकी अंग्रेजी नवल कथा है द रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट. उसके अंदर इसने इस विचार को बखूबी अंदर रखा है. तो ये ग्लोबलाइजेशन के आधार पे आज कैसे वो देखते हैं. क्लाइमेट चेंज, जब पोस्ट कॉलोनियल आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पर आई तो यहाँ पर अमिताभ घोष भारत में काफी अच्छा कंट्रीब्यूशन कर रहे, जिसको क्लाई-फाई भी अभी बोला जाता है, क्लाइमेट फिक्शन जिसको कहते हैं. लेकिन महत्व की बात, ये क्लाइमेट फिक्शन और इको क्रिटिसिज्म के अंदर अगर भेद देखना है तो ये है कि ये जो क्लाइमेट फिक्शन जो बात करते हैं, या ये क्लाइमेट चेंज की बात है, उसका दुश्मन कौन है. जैसे मैं कहूँ कि इको क्रिटिसिज्म जब मैं देखता हूं तो इको क्रिटिसिज्म में ह्यूमन बीइंग्स, मैन जो है वो उसका दुश्मन है, क्योंकि हम पहले से देखता है कि पूरी दुनिया जो है वो ईश्वर ने इंसानों के लिए बनाई है. ये बहुत प्रॉब्लमेटिक स्टेटमेंट कि पूरी दुनिया इंसानों के लिए, इसलिए इंसान हर एक चीज का उपभोग करता रहता है, हर एक कुदरती आयाम का उपभोग करता रहता है, और हर एक रचना मानव केंद्री बनती गई, हर एक रचना मानव केंद्री बनती गई. तो ये मानव केंद्री नहीं होना चाहिए, कुदरत केंद्री होना चाहिए, और इंसान भी कुदरत का एक हिस्सा है, ये उसके साथ जुड़कर चलना चाहिए. उस तरह से हमें देखना चाहिए. इसके अलावा जब हम क्लाई-फाई की ओर आए और क्लाइमेट चेंज की ओर देखें तो क्लाइमेट चेंज जो बड़े पैमाने पे होता है उसके लिए जवाबदार कौन है. तो उसका जवाब है कि बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज, जो बिग कॉर्पोरेट हाउस है, वो अपने मास प्रोडक्शन के लिए जिस तरह से जंगल का नुकसान करते हैं या जिस तरह से खुदाई करते हैं, वो उसकी भरपाई करना मुश्किल है. जब हम ये बात करते हैं कि जंगल का नुकसान या खुदाई जब बड़े बड़े मशीनों के साथ की जाती है तो उसकी भरपाई करना मुश्किल है, तो बहुत सारे लोग आर्ग्यूमेंट देते हैं कि ये जो जंगल में लोग रहते हैं, ट्राइबल लोग, वो भी तो जंगल का नुकसान करते हैं, वो भी तो शिकार करते हैं, पशु पक्षी को मारते हैं, उसको खुराक बनाते हैं, वो भी जंगल की पैदाश का इस्तेमाल करते हैं. वेल, जवाब उसका ये है कि जब कोई इंसान, जैसे ट्राइबल लोग है, वो अगर अपने अपने खाने के लिए किसी को मार रहे हैं या किसी चीज का इस्तेमाल करते हैं तो उनकी जो प्रक्रिया प्रोसेस है वो स्लो है. उसके साथ जो चीज का उसने उपभोग किया है वो फिर बन जाता है. पर जब बड़ा सा मशीन आकर वो काम करता है, बड़ा सा मशीन आकर वही काम करता है, तब मशीन इस गति से काम करता है कि कुदरत को समय नहीं मिलता है अपने आप को फिर से ठीक करने का. जब इंसान वहां रहकर काम करता है तो कुदरत को पूरा समय मिलता है अपने आप को ठीक करने के लिए. तो इस तरह से कि बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज, बड़े मशीन्स यहाँ पर किस तरह से काम करते हैं, उस पर तो द ग्रेट डिरेंजमेंट एक किताब है जो नॉन फिक्शनल किताब है अमिताभ घोष की. उसकी एक आखिरी वाली नवल कथा है गन आइलैंड, उसमें भी ये थीम है. और एक छोटी कहानी की पुस्तिका लिखी है द लिविंग माउंटेन, वो भी अमिताभ घोष की क्लाइमेट फिक्शन के अंदर हम इसी हिसाब से देख सकते हैं. और जो दो चीजें हुई, लेकिन अब हम समाप्ति की ओर जा रहे हैं, तो कोई प्रश्न होगा तो भी हम लेना चाहेंगे. लेकिन दो चीजें हैं जो हम डिटेल में बात नहीं करते, जो सांप्रत समय में
थियोरेटिकली डेवलप हो रहा है और क्रिटिसिज्म में काम भी कर रहे हैं, वो है कल्चरल स्टडीज का और डिजिटल ह्यूमैनिटीज का। ये दो भी पैमाने हैं जो आजकल हमारे इर्द गिर्द काफी ग्रो हो रहा है। इसलिए इस पर कल्चरल स्टडीज की अभी हम बात नहीं करते हैं, लेकिन ये जो डिजिटल ह्यूमैनिटीज है वहां पर काफी अच्छे प्रोजेक्ट हो रहे हैं। एक डिकन्स का प्रोजेक्ट एक यूनिवर्सिटी चला रही है जिसको वो क्लिक बोलते हैं। फिर डिजिटल हमें मदद करता है साहित्य पढ़ने के लिए, उसकी थोड़ी बहुत यहाँ पर बात की गई थी। कंप्यूटर जो है वो अब साहित्य सर्जन भी करते हैं, जिसको हम जनरेटिव लिटरेचर कहते हैं, मतलब कि एक मशीन के द्वारा साहित्य सर्जित होता है। इसकी बात भी यहाँ डिजिटल ह्यूमैनिटीज में आती है, जिसको आपकी एक वेबसाइट यहाँ दी है poemgenerator.org.uk, जहाँ आपको जिस प्रकार की पोएम चाहिए वो आप जनरेट कर सकते हैं। उसको इलेक्ट्रॉनिक लिटरेचर बोला जाता है। तो ये जो डिजिटल ह्यूमैनिटीज के समय में नया साहित्य बन रहा है, इलेक्ट्रॉनिक लिटरेचर या जनरेटिव लिटरेचर, उनको पढ़ने के लिए भी हमें नई थियरी की जरूरत पड़ेगी, आवश्यकता एक नई रहेगी। हमारा पुराना पोएटिक्स जो है वो इंसानों के द्वारा लिखे गए साहित्य पर निर्भर है, या इंसानों का साहित्य विवेचन करने का वो एक टूल है। लेकिन जब मशीन्स का साहित्य आएगा तब हमें एक नए थियरी की भी अब जरूरत पड़ेगी, वहां की और हम देख सकते हैं। और फिर ये सब एनालिसिस है जो आज हम बात नहीं कर रहे हैं इसकी। एक ये बात है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो ग्रो हो रहा है वो हमारे अनकॉन्शियस बायस के साथ ग्रो हो रहा है। इसलिए बहुत बार हम ये मानते हैं कि मशीन या टेक्नोलॉजी जो है वो निर्दोष होती है, टेक्नोलॉजी जो है वो न्यूट्रल होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमारे जो भी बायस है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी आते हैं। ये जो संशोधन किया है यहाँ पर कृति शर्मा ने कि किस तरह से जेंडर बायस जो है वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आ रहे हैं, तो ये हमें दिखाते हैं कि हमारी जो थियरीज है 20वीं सदी की, ये सब जो थियरीज हम पढ़ रहे थे, इको क्रिटिसिज्म से कल्चरल स्टडीज से लेके साइकोलिंग्विस्टिक, ये सबकी जरूरत हमें अब कोडर्स के लिए भी है, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर से जो कोडिंग का काम करते हैं उनके लिए भी हमें इन थियरी, वरना ये जो कोड करने वाले लोग हैं उनको पता नहीं होगा और ये सब कुछ हमारे अंदर आता रहेगा। जैसे एक ये प्रोजेक्ट MIT का चल रहा है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का, जहां पर उसने इस वेबसाइट पे moralmachine.mit.edu पे एक प्रोजेक्ट लगाया है कि अगर कोई ड्राइवरलेस कार है, वो रास्ते पे जा रही है, एक तरफ से साइकिलिस्ट आ रहा है, एक तरफ से कार आ रही है, एक तरफ से कोई और आ रहा है, तो वो कार किसके साथ टकराएगी? अगर उसकी ब्रेक फेल होती है तो कार किसके साथ टकराएगी? अब जो हम सोचेंगे वही हमारी कार सोचेंगी। जैसे तो हम क्या सोचते हैं बहुत महत्व का कि अगर मैं, क्योंकि जब उसकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनेगी तो वो ह्यूमन इंटेलिजेंस के आधार पे बनेगी। तो एक काफी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट यहाँ पर लगाया है कि हमारे जो रोबोटिक बन रहे हैं, जो दुनिया बन रही है अपने आर्टिफिशियल, वो भी हमारे इसके साथ बन रही है। अगर हम जो लोग हैं वो पूरी कॉन्शियसनेस के साथ डिसीजंस नहीं लेते हैं, तो हो सकता है कि हमारे मशीन्स, हमारे रोबोट्स जो है वो भी इसी प्रकार के डिसीजंस आने वाले समय में ले सकते हैं। तो इसलिए अब साहित्यकारों के लिए या साहित्य विवेचकों के लिए हमें सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स को ह्यूमंस बनाना जरूरी नहीं है, हमें अब रोबोट्स को भी ह्यूमन बनाना है। रोबोट से या रोबोटिक कार जो है वो कैसे सोचेगी, क्या सोचेगी, किस तरह से, वहां तक हमारा लिटरेरी प्रोजेक्ट अब एक्सटेंड हो रहा है। हमारे क्रिटिकल थियरीज और क्रिटिसिज्म जो है वो अब वहां तक हमें उसको एक्सटेंड करना होगा, वरना जैसे पुराने समय में कठपुतली जैसे बन जाते थे लोग। धर्म की एक विभावना है कि हम सब कठपुतलियां है ईश्वर की। इंडस्ट्रियल युग में चार्ली चैपलिन ने दिखाया कि हम मशीन के पुर्जे हैं। और आज जब हम देखते हैं कि बड़ी बड़ी भाषाओं के तौर पे हमें एक रोबोटिक खिलौना बनाया जाता है, रोबोटिक खिलौना, और कोई कहता है कि भाई चलो थाली बजाओ तो हम थाली बजाते हैं, कोई कहते हैं कि दिया जलाओ तो हम दिया जलाते हैं, और कहते हैं कि अब झंडा लहराओ तो हम झंडा भी लहरा देते हैं। तो ये जो हमारा रोबोटिकरण हो गया है,
भाषा के आधार पे कोई हमें चला रहा है दूर से, वो भी कैसे करे। अल्टीमेटली ये सब कुछ तो री इन्वेंटिंग ह्यूमन बीइंग के लिए, हमारी सब पढ़ाई तो मुक्ति के लिए है। हमें एक तमस से ज्योति की ओर जाना है। हमारी थियरीज और क्रिटिसिज्म अगर हम इस गोल तक ना पहुंचा पाए तो हमारे लिटरेचर या जो भी पढ़ाई है वो अधूरी रह जाती। और हम समझते हैं कि आज के दौर में जब डिजिटल युग में जिस तरह से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बन जाती है, जिस तरह से झूठ परोसा जाता है, और जैसे बहुत सारे लोग इस असत्य को सत्य मानकर स्वीकार करते जा रहे हैं और एक ऐसे रोबोट बनते जा रहे हैं, तब हमारा रोल काफी महत्वपूर्ण भी बन जाता है। तो हमने एक बहुत एंड में हम देखे कि 1888 से शुरू करते हुए 2022 में हमें क्या चाहिए और कैसे हमारी लिटरेरी थियरी और क्रिटिसिज्म की हमें बहुत जरूरत है। हमारे साहित्य विवेचन से लेके हमारे समाज के विवेचन के अंदर भी उसकी बात हमने यहाँ पर की है। तो थैंक यू एवरीबडी फॉर योर पेशेंस लिसनिंग। एंड 5:15 हो रहे हैं, तो बिल्कुल समय को और आपकी थकान को भी नजरअंदाज में रखते हुए मैं अपना वक्तव्य यहाँ पर समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू एवरीबडी। હિનાબેન હિનાબેન ગંગર, તમે આભાર વિધિ કરી લો. હા. नमस्ते सर जी। नमस्ते दिलीप बारड़ साहब ने आज मॉडर्न थियरी के साथ जो विजुअल के साथ आज पूरी इंफॉर्मेशन दी। यानी जब से ये क्रिटिसिज्म शुरू हुआ तब से लेके मॉडर्न क्रिटिसिज्म और उसके साथ अभी जो इन्होंने बताया कि देखो अभी जो मॉडर्न ये युग चल रहा है, यानी आधुनिक युग की जो भौतिकता में भी जहाँ पे भी ये रॉबर्ट वगैरह की बात की और उसके साथ साहित्य को जोड़ के इन्होंने जो आज हमें पूरी यात्रा करवाई, एक नया आयाम मिला सर जी। दिलीप बारड़ सर, आपकी ये पूरी हमें जो यात्रा करवाई तो पूरा का पूरा एक क्लियर हुआ। जैसे हम तो अध्यापक है तो बच्चों को भी पढ़ाते हैं आधुनिक पुरातन काल से आधुनिक युग, और इसके साथ तो पूरा कल्पन वगैरह की मिथ की बात भी आपने की। वो सभी को साथ में जोड़कर रामायण महाभारत जैसे मिथ पे जो अभी जो अपनी साहित्यिक कृतियां रची जाती है उसके बारे में भी आपने बात की, और कई अंग्रेजी विवेचक पाश्चात्य विवेचकों के बारे में भी आपने बात की। बहुत बहुत धन्यवाद सर सभी आयोजकों की तरफ से, और हम सब पार्टिसिपेंट हैं उन सब की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। समय के अभाव से हम प्रश्नोत्तर नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि पूरे दिन की आप लोगों को भी थकान है, मगर दिलीप बारड़ सर ने बहुत ही विद्वत्तापूर्ण और बहुत सरल ऐसा वक्तव्य दिया जो बहुत कठिन होता है। विद्वत्ता होती है मगर ये सरलता, विद्वत्ता के साथ सरलता और बहुत ही एक्सप्लेनेटरी जो टर्म में उन्होंने दिया है, इसलिए मैं भी सभी पार्टिसिपेंट्स की ओर से फिर से धन्यवाद देता हूँ। यहाँ हम सत्र समाप्त करते हैं। सर दिस इज सुल्तान। मुझे सर आपके लिए एक कमेंट करना है और एक क्वेरी है जाते जाते। हाँ बोलिए। बताइए सर, बताइए। कमेंट ये है कि आफ्टर पी साईनाथ स्टेटमेंट्स जो भी आपने कहा वो मुझे बहुत जो है ज्यादा इम्प्रेसिव लगा। और क्वेरी ये है कि जैसा आपने शुरू में कहा कि सारी थ्योरी को बताते हुए पोस्ट कॉलोनियलिज्म पीरियड के लिए कि उसमें जो है ये
टेक्स्ट जो है इम्पोर्टेंट है और जो पोएट है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो वहां से समाप्त हमें ये जानना है कि विदाउट पोएट के बैकग्राउंड को जानते हुए उसकी पोएट्री का एनालिसिस किया जाए तो क्या ये सही होगा? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, आपका प्रश्न काफी इंटरेस्टिंग है। तो वेरी वेरी ब्रीफली, जैसे कि व्हेन आई नो द पोएट देन इट मे लीड टू सम काइंड ऑफ फैलेसीज। जैसे मुझे पता है कि ये कवि तो बहुत बड़ा है, नोबेल प्राइज जीता है, तो मेरे लिए उसका एक फेयर विवेचन करना मुश्किल हो जाएगा। और अगर ये नया उभरता कवि है तो मैं शायद कहूँगा इसको लिखना कहाँ आता है, उसमें मैं बहुत सारे प्रॉब्लम्स निकाल पाऊंगा। इस फैलेसी से अगर मुक्त होना है तो हमें ये देखना है कि पोएट्री इज मोर इम्पोर्टेंट देन पोएट। और लेखक को भी ये ध्यान में रखना है कि द पर्सन इज नॉट इम्पोर्टेंट, व्हाट ही इज डूइंग इज द वर्क ऑफ लिटरेचर एंड लिटरेचर इज मोर इम्पोर्टेंट देन एन इंडिविजुअल। इन दैट कॉन्टेक्स्ट एलियट इज सेइंग दिस। सर, मेरा क्वेश्चन इससे अलग था। ये था कि विदाउट, चूंकि सोसाइटी का पार्ट है पोएट भी, और वो जो मटेरियल टेक्स्ट में कन्वर्ट कर रहा है वो भी सोसाइटी का ही थॉट्स है, तो विदाउट पोएट को जाने या उसके बैकग्राउंड को समझे उसके टेक्स्ट को कैसे जो है एक्सप्लेन किया जा सकता है? या आपकी बात सही है कि वो एक बहुत चैलेंज रहती है, एक मुश्किल रहती है कि और अब पोएट्री तो हम एनालिसिस तो कर पाएंगे, लेकिन अगर उसी पोयम को गहराई से देखनी है और कुछ समझना है तो अगर हमें पता हो कि कवि कौन है, किस काल में वो काव्य करते हैं और कौन सी घटनाएं जो थी उसने उस मन को घड़ा और मन से काव्य प्रकट हुए, तो वो इट्स एड्स वैल्यू टू द रीडिंग ऑफ अ पोएट। और तो हमें गहराई से वो काव्य बखूबी समझ में भी आता है। और आपकी बात सही है, इसलिए ये जो न्यू क्रिटिसिज्म था वो 1940s 50s के बाद धीरे धीरे समाप्त होने लगा। वो एक टीचिंग प्रैक्टिस में रहा, लेकिन विवेचन में वो एक आखिरी पैमाना नहीं रहा कि हम साहित्य कृति को ही पढ़कर देखें। वी हैव टू सी द हिस्ट्री ऑफ द लैंग्वेज, हिस्ट्री ऑफ द टेक्स्ट, हिस्ट्री ऑफ द राइटर ऑल्सो। इसलिए न्यू हिस्टोरिसिज्म का दौर भी आता है जहां पर वो साहित्य कृति ही नहीं, वो विवेचक ही नहीं, वो साहित्यकार ही नहीं, उसके इर्द गिर्द और क्या जो था वो भी पढ़कर उस साहित्य पढ़ा जाता है। तो ये सब महत्व की आपकी बात सही है कि वो एक संपूर्ण स्टडी अगर आपको करनी है तो सिर्फ टेक्स्ट पढ़ने से नहीं होगा। इसलिए इवन टी.एस. एलियट ने भी कहा था इस स्कूल को कि ये लेमन स्क्वीजिंग स्कूल बन गई है, कि सिर्फ पोएट्री वो पढ़ना ठीक बात नहीं है, लेकिन यू हैव टू स्टडी, और ये महत्वपूर्ण है। एक घटना काफी देरी हो रही है इसलिए मैं अभी बता नहीं पा रहा हूँ, लेकिन एक घटना टी.एस. एलियट के साथ ही जुड़ी हुई है। उसकी जो वेस्टलैंड पोयम थी वो एकदम जैसे अपनी क्रीड के अनुसार लिखी गई ऐसा माना जाता था, कि जो वो कहते हैं कि डीपर्सनलाइजेशन होना चाहिए। अब पोयम पढ़ो, कवि कहीं पर भी नहीं है, कवि ने अपने आप को अलिप्त कर दिया, डिटेच कर लिया, ऐसा माना जाता था। लेकिन उसके मृत्यु के बाद जो साहित्य हमारे सामने आया और बायोग्राफिकल क्रिटिक्स आए और बायोग्राफिकल क्रिटिक्स ने पढ़ा, और उसका तारण ये निकला कि वेस्टलैंड कविता के अंदर अगर टी.एस. एलियट को ऐसा लगा कि पूरा स्पिरिचुअल डिग्रेडेशन हो गया है, सेक्सुअल परवर्जन हो गया है, यूरोप पायमाली की ओर जा रहा है, सब कुछ सेक्सुअल एब्यूज की ओर जा रहा है, ऐसा वो चित्र बनाते हैं उसमें। तो बायोग्राफिकल क्रिटिक ने ये कहा कि ये प्रश्न उनका उनके पत्नी के साथ था। he was not able to physically satisfy wife, so wife was having relation with somebody else. तो वो अपने घर का जो मुद्दा था वो उसने पूरे यूरोप का बना दिया। ऐसी पढ़ाई भी निकल के आई है, ऐसी पढ़ाई भी निकल के आई है कि वो जो था वो अपने घर का प्रॉब्लम था, या पूरे यूरोप सिविलाइजेशन का नहीं था, पर उसने ऐसे कनेक्ट किया। तो आपकी बात सही है कि अगर वो पढ़े तो आपको उसी काव्य के बारे में काफी अच्छी और गहरी बातें समझ में भी आती है। Thank you, sir. Thank you, sir. Yes. Thank you. Yes, Dr. Gajanan, you want to say anything?
प्रश्नोत्तरी का दौर इसी तरह अभी चलता अभी रहेगा। आपने जो बात बताया सर, उसे लेके डेथ ऑफ ऑथर की थ्योरी लेके भी बात हो सकती है ना सर? यस, या अ, डेट ऑफ द ऑथर, या डेट, उसके साथ बनी घटनाएं, इवेंट, उसके साथ भी हम गहराई से उन सब चीजों को पढ़ सकते हैं। ये बात भी सही है, ये बात सही है। अपनी जो समय मर्यादा पूर्ण हो चुकी है। दिलीप भाई का तो ज्ञान समुद्र के जितना विशाल है और पार्टिसिपेंट उनका लाभ वापस ले सकते हैं। हम उनकी परमिशन लेके आपको नंबर भी शेयर करेंगे, ईमेल नंबर से ज्यादा ईमेल। आप ईमेल में उनको इनके साथ प्रश्नोत्तरी का दौर चालू रखें, क्योंकि बाकी पार्टिसिपेंट्स को अपनी कुछ जिम्मेदारियां होती है, तो उसको ध्यान में रखते हुए। बाकी तो ज्ञान गंगा को रोकने का कोई मुझे अधिकार नहीं है, मगर जो कुछ महिला पार्टिसिपेंट्स है, कुछ पार्टिसिपेंट्स को कॉलेज में से अटेंड करते हैं और उनको घर जाना है, वो सबको ध्यान में रखते हुए, समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए, हम ऑलरेडी 15 मिनट आगे बढ़ चुके हैं। तो अभी मैं समाप्त करता हूँ मीटिंग, मीटिंग की समाप्ति की घोषणा करता हूँ। या थैंक यू एवरीबॉडी, यू कैन शेयर माय ईमेल आईडी विद एवरीबॉडी। थैंक्स अ लॉट। धन्यवाद सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। हाँ, एक सूचना है आप लोगों के लिए। आज बहुत